एग्जैक्टली गट हेल्थ है क्या और ब्रेन से इसका क्या कनेक्शन और क्यों इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है? मेरे अनुसार तो ये फर्स्ट ब्रेन होना चाहिए। तभी वो कहते हैं ना गट फीलिंग तो आप कहते हैं कि मुझे ये गट फीलिंग आई है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। आखिर वो फीलिंग क्यों दे रहा है, कौन दे रहा है आपको? वहां पर एक ब्रेन है। आप बच्चों को इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, उनको केमिकल खिला रहे हैं प्यार के नाम पर, वो बर्गर, वो पिज्जा, वो चाउमीन, उन्हें वो उन चीजों को मत खिलाइए। मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा गट खराब है और मुझे यहाँ पे अब इसे ठीक करने की जरूरत है, उसे ठीक कैसे करूँ? जब भी आपका मन करता है मीठा खाने को या जंक फूड खाने को, नान खाने को, समझ लीजिएगा कि आपके अंदर सीबो नाम का या सीफो नाम की बीमारियां डेवलप हो गई। अगर आपका माइंड इस समय बहुत एग्रेशन में चल रहा है तो आप अपने खाने को नहीं पचा रहे, बड़ी तेज से आपका खाना आगे जाएगा। और अगर आप डिप्रेसिंग मोड में चले गए हैं तो इसी को आपकी जो आते हैं मिरर कर लेंगे और वो अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बहुत स्लो कर देंगे। आज रिश्तों का टूटना बड़ा कॉमन है। ये इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक केमिकल बनना चाहिए जो लव केमिकल है या जो रिलेशनशिप केमिकल है, उसकी कमी पड़ती जा रही है। और वो केमिकल कौन बनाएगा? आपका गट। उस केमिकल का नाम है ऑक्सीटोसिन और जो बैक्टीरिया बनाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। ये सिर्फ 4% लोगों में रह गया है। एक पार्टनर को ढूंढने के लिए इन बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। कैसे सर? एक पार्टनर को ढूंढने के लिए तो लोग ऑनलाइन बैठते हैं, यहाँ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं आप। जिन बच्चों को बचपन में खूब डर्ट में खेलने का मौका मिला है, उतना ही उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंड हो गया है एंगेज होने के लिए। छोटी छोटी चीजों के लिए आप गोलियां मत खाइएगा। क्या आप जानते हैं आपकी बॉडी के अंदर इतना पेन किलर है कि वो मॉर्फिन के इंजेक्शन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप एंडोर्फिन्स कहते हैं। हमारे कैल्शियम को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो वो दूध कर रहा है। आप कहेंगे कैसे? ये तो जानना चाहेंगे ना। अभी कई लोग, तो मेरे भी 2 दांत तभी खोखले हुए हैं जब तक मैं दूध पीता रहा, उसके बाद एक भी दांत मेरा खोखला नहीं हुआ। सर आप धीरे धीरे सब बंद करवा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप जीना चाहते हैं तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक भी बंद ना करो। आइसक्रीम आपके आंतों में छेद करती है। ये किताब इस समय यहाँ रखी है, जीनियस फूड, इसमें भी ये लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे कम पैसे का जो सुपर फूड है वो क्या है? सी सॉल्ट। सी सॉल्ट। वह आपके लिए अमृत है। कई लोगों को तो यही होता है ना कि भाई सुबह चाय जब तक ना पी ले तब तक फ्रेश नहीं होगा। बिल्कुल, उसका क्या लेना देना आपके स्टूल से? लेकिन बस आपके यहाँ सेंसर को पता चल गया कि कुछ आ गया है और उसे खाली करना है। हम लोग अपने गट को हेल्दी बनाने के लिए क्या क्या हमें खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिएगा, जबकि आपको ये बताया गया कि किंग की तरह खाएं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ना खाएं। अगर आप अपने ब्रेन सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, तो आप अपने आप को भूखा रखना सीखिएगा। हमारी जो जीन्स हैं वो भूखे रहने के लिए बनी थी, छकने के लिए नहीं बनी थी। तो सर आज हम लोग गट हेल्थ पे बात करने जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट के एंड तक लोगों को हर छोटी से छोटी चीज़ उनको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ से, कि गट हेल्थ एक्चुअल में है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उसका सल्यूशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट? लेकिन सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे पिछले कुछ सालों में ना काफ़ी रिसर्च हुई है और इस टॉपिक के बारे में काफ़ी लोग अब चर्चा करने लगे हैं, डिस्कशन करने लगे सब्जेक्ट को लेकर के। तो कई रिसर्चर्स ने, कई साइंटिस्ट ने ये बात कही है कि अगर आपका गट हेल्थ बिल्कुल सही है तो आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हेल्दी है। और अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो सकती, आपकी बॉडी भी और आसपास का आपका एनवायरनमेंट भी, जो आपके रिश्ते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक बेसिक चीज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में एग्जैक्टली गट हेल्थ है क्या और ब्रेन से इसका क्या कनेक्शन है और क्यों इसे सेकेंड ब्रेन कहा जाता है? जो आपने सवाल किया है ना, सबसे पहले उसके जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपकी गट हेल्थ ठीक होती है तो आप मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली ही ओके नहीं होते, बल्कि अगर आप फाइनेंशियली भी ओके होना चाहते हैं तो आपको अपने गट को ठीक करना होगा। क्योंकि जितने भी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो भी आपके गट, माइंड और हार्ट के कनेक्शन, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन, हार्ट एंड गट एक्सिस जिसको कहते हैं, उससे ही आएंगे। इतना ही नहीं, ये प्रूव हो चुका है कि अगर हमारा गट ठीक नहीं है और हमारे गट में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया नहीं है तो हमारे रिश्ते टूटेंगे। और अधिकांश जो डिवोर्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे आंतों में एक जो बैक्टीरिया होना चाहिए जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी, उसकी कमी पड़ती जा रही है। वो सिर्फ 4% लोगों में है। अच्छा, तो ये तो रही एक सवाल का एक जवाब कि हम किन किन एरियाज में गट का इस्तेमाल करेंगे। सवाल यह है कि अब गट क्या है और इसे हम सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? मेरे अनुसार तो ये फर्स्ट ब्रेन होना चाहिए, क्योंकि जो गट है वो आपके मुंह से शुरू होता है,
आपकी जो खाने की नली है वो आपका गट का ही पार्ट है। आपका जो पेट है जहाँ पर खाना खा के आप उसे स्टोर करते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है, उसकी चर्निंग होती है 3 घंटे तक। उसके बाद जो आपकी छोटी आंत है करीब 22 फीट लंबी, उसके बाद आपकी बड़ी आंत है करीब करीब आप समझिए कि 8-9 फीट लंबी, उसके बाद आपका एलिमिनेशन पार्ट है। तो इस पूरे पार्ट को हम गट कहते हैं। हमने ये माना है कि यहाँ पर सिर्फ पेट है और जो आते हैं वो पाइप हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही बात तो यह है कि अगर आप फर्स्ट ब्रेन, जिसको हम हेड ब्रेन कहते हैं, और गट ब्रेन, इनको दोनों को ही अगर आप थोड़ी देर के लिए कंपेयर करना शुरू करें और या बॉडी के को भी इसमें ले लें, तो जो आपकी बॉडी में टोटल इम्यूनिटी की जितने भी आप कह सकते हैं सिपाही हैं या सेल्स हैं, उसका 70% इम्यूनिटी तो सिर्फ आपके गट लाइनिंग यानी कि आंतों की लाइनिंग पर पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ आप ठीक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या कोई बीमारी आप ले रहे हैं, एलर्जी आ रही है, या फिर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमें ही मारने लगती है, या कई बार इम्यूनिटी जो हमारी मर जाती है, जिसमें कैंसर जैसी डिजीज आ जाती है, ठीक है ना, सप्रेस हो जाती है जब इम्यूनिटी, तो हमें बहुत सारे बैक्टीरिया अटैक करने लगते हैं। याद रखिएगा ये डिसीजन सारा का सारा माइंड के साथ साथ गट से लिया जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपकी बॉडी का 70% इम्यूनिटी आपकी गट के ऊपर पड़ी है, तो इसका मतलब यह है कि 70% जो डिसीजन है वो तो आपके गट से लिए जा रहे हैं कि आप हेल्दी रहेंगे कि आप बीमार पड़ेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि जितने न्यूरॉन या जितने ब्रेन सेल्स या जितने नर्वस सिस्टम का जो हमारी इंटेंसिटी है हमारे स्पाइन में, उससे ज्यादा आपके गट में है। आपके गट को सेकंड ब्रेन इसलिए बोला जाता है कि इसकी अपनी एक मेमोरी है। इसके पास अपने डिसीजन लेने का इसकी अपनी एक आर्मी है, इसके पास अपने हॉर्मोन्स हैं। अगर आपने कोई गलत खाना खा लिया या आपने कोई ऐसी दवाई ले ली जो आपके गट के सेंसर जिसको मना कर रहे हैं, तो इमीडिएटली नेगेटिव हार्मोन आपकी आंतों में निकाल देंगे। इसलिए सेकंड ब्रेन बोला जाता है कि जो ब्रेन को केमिकल चाहिए, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिनकी कमी के कारण हमें डिप्रेशन होता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है, याद रखिएगा उनकी प्रोडक्शन आपके आंतों में होती है, जिसको हम सीरोटोनिन कहते हैं। आपकी जितने भी विटामिन्स हैं, उनकी जो फॉर्मेशन है या जो उनको बनाया जाता है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वह आपके गट बैक्टीरिया करते हैं। इवन इतना ही नहीं, किस सिचुएशन में आप कैसे डिसाइड करेंगे या क्या क्या एक्शन लेंगे, ये इंस्टिंक्ट भी आपके गट से ही आती है। हाँ, तभी वो कहते हैं ना गट फीलिंग तो आप कहते हैं कि मुझे ये गट फीलिंग आई है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, मुझे गट फीलिंग आ गई कि यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। आखिर वो फीलिंग क्यों दे रहा है, कौन दे रहा है आपको? वहां पर एक ब्रेन है जो आपकी वैल्यूज को जानता है, जो आपकी आइडेंटिटी को जानता है, जो आपके गोल्स को जानता है, और वो आपको गाइड करता है। लेकिन हमने इस गट को ना तो समझा है, हम ये मानते हैं बस एक पेट है और इसकी बीमारियां बस हमने मान लिया कि ये 2-4 बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है। नहीं, ये बीमारियां नहीं है, ये मात्र लक्षण है। आपके गट को पहले समझना होगा। गट के पास 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली 3 चीजों को गट कनेक्टोम कहा गया है। पहली चीज है कि आपके गट के पास, यूं समझिए कि वहां पर बहुत सारे सेंसर्स हैं, जिनको हम ईईसी सेल कहते हैं। ये गट के सेंसर्स हैं, यानी कि जो भी आप खाएंगे, ये सेंसर इमीडिएटली हार्मोन इन्हें कौन सा निकालना है, कौन सा नहीं निकालना है। आपके गट में 25 तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं या रिलीज होने की क्षमता रखते हैं, जिनको हम एंडोक्रीन सेल्स कहते हैं, एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स। यानी कि जितना आपके शरीर में टोटल ग्रंथियां हैं, जिनको आप एंडोक्रीन सेल ग्लैंड्स कहते हैं, उनसे ज्यादा आपके अकेले गट में है। इसका मतलब यह है कि आपको अगर सिर्फ ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाया जाता, तो ये सेंसर यहां क्यों दिए जाते? ये तय करते हैं कि आपने क्या खाया है, आपको किस तरह से रिएक्ट करना होगा। ये इमीडिएटली अपनी सेंसेस को या अपनी सेंसेशंस को आपके माइंड को भेजते हैं। जो माइंड को भेजने वाली जो नर्व है, उसको हम वेगस नर्व कहते हैं, जो आपके ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। इसी को हम गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। आपने कुछ भी खाया, आपने बहुत अच्छा कुछ खाया, इमीडिएटली ये सेंसेशन आपका गट, यानी कि आपकी आंतें, आपका पेट, पूरा का पूरा गट इस खाने को देखेगा कि ये खाना मतलब का है, अच्छा है, और इमीडिएटली वो एक खूबसूरत सी सेंसेशन आपके ब्रेन को भेजेगा। अच्छा। और ब्रेन इमीडिएटली क्या करेगा, उस सेंसेशन को लेगा और अपना रेस्पॉन्स फिर गट को दे देगा कि अगर ये अच्छा है तो इसको बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट करो, अपने मूवमेंट को, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, इसको बनाए रखो। जब आपका गट इमीडिएटली उस खाने को डाइजेस्ट करता है, तो इसे हम गट रिएक्शन कहते हैं।
ये इसका दूसरा रूप ये भी है कि अगर आपने गलत खाना खाया जो आपके डाइटिशियन ने बताया है, कई बार मैं लाइक नहीं करता डाइटिशियंस को। क्यों? इसलिए नहीं करता हूं कि आपका गट है, आप किस चीज से रिएक्ट कर रहे हैं, आपका गट किस चीज से ट्रेंड है या अनट्रेंड है, इस चीज को आपका डाइटिशियन नहीं जानता। वो सिर्फ आप अपने खाने के बारे में जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को एक पर्टिकुलर चीज बड़ी अच्छी हो सकती है उसके लिए, लेकिन दूसरे के लिए रिएक्टिव हो सकती है। आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉनिक, एक न्यूट्रिएंट, एक फ्रूट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बनाना की एलर्जी है, जिनको पीनट की एलर्जी है। अगर आपने उनको दे दिया तो यूं समझिए कि उनका गट बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है। ऐसे में वो सेंसर्स ये तय करते हैं कि ये खाना मुझे चाहिए था या नहीं चाहिए था। वो क्या करते हैं कि इमीडिएटली वो कहेंगे कि ये खाना मुझे नहीं चाहिए, ये तो गलत आ गया। वो इस इंफॉर्मेशन को वैगस नर्व के द्वारा आपके ब्रेन को भेजते हैं। आपका ब्रेन इमीडिएटली फिर आपके गट को इसी वैगस नर्व के द्वारा एक इंफॉर्मेशन देता। तो हमारे पास एक वैगस नर्व है। गट के साथ लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। अगर ये वैगस नर्व काम नहीं कर रही है तो भी आप गट के बीमार रहेंगे, क्योंकि अब आपकी इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही माइंड से गट को और गट से माइंड को। तो माइंड फिर उससे कहता है कि अगर ये आ चुका है खाना तो अब आप रिएक्ट करिए। तो ऐसे में आपका गट क्या करेगा, या तो उस खाने को रोक लेगा, जो उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस उसको रोक लेगा। अब वहां पर सड़ना शुरू हो चुका है। उसे आगे भेजने के अलावा वो वापस भी कर सकता है, जिसे हम वॉमिटिंग कहते हैं, या फिर वो तेजी से उसे बाहर फेंकना चाहता है, जिसे हम डायरिया कहते हैं। बेसिकली डायरिया बीमारी नहीं है, यह आपके माइंड को जो इंफॉर्मेशन गई थी गट से, और माइंड ने जो अब इंफॉर्मेशन दी है गट को, गट ने अपनी रिएक्शन दी है। तो ये मात्र एक रिएक्शन है, इसको बीमारी मत समझिए। तो हम क्या करते हैं, हम उस डायरिया को ठीक करने के लिए गोली खा लेते हैं। हाँ, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपके सेंसर्स बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने पहली चीज समझिएगा कि आपके पास सेंसर्स हैं। दूसरी चीज है आपके पास वहां पर इम्यूनिटी है। यानी कि अगर आपने कोई भी खाना खाया या आप इस समय कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ये थॉट या वो खाना आपके इन सेंसर्स को बता देगा, जो इम्यूनिटी के सेंसर्स हैं या जो इम्यूनिटी है, और वो इमीडिएटली 3 तरह से रिएक्ट कर सकती है आपकी इम्यूनिटी। वो सप्रेस हो जाएगी। अगर वो सप्रेस हो गई गलती से, तो अब आपको कोई भी बैक्टीरिया जो आपकी आंतों में है या फिर आपकी बॉडी में, वो एक्टिव हो जाएगा। आपको वायरल हो जाएगा, आपको बुखार आ जाएगा, आपको कोई यूटीआई हो जाएगा, कोई आरटीआई हो जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया अभी भी पड़े थे। हमारी बॉडी में ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो नहीं है। एक किताब में पढ़ रहा था कि आप डरे मत, गड़बड़ ये होगी कि आपके पास इम्यूनिटी है जो उसको हैंडल कर रही है। लेकिन अगर आपने इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया तो अब वो बैक्टीरिया अटैक करने के लिए तैयार हैं। वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। याद रखिएगा, यह आपको समझना होगा कि आपका थॉट और आपका खाना कभी भी इम्यूनिटी को सप्रेस कर सकता है। आपके लिए हो सकता है कि च्यवनप्राश इम्यूनिटी को स्ट्रोंग कर रहा हो, लेकिन दूसरे आदमी के लिए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में मैं अक्सर लोगों को पढ़ाता हूं, जो रॉबर्ट अडर ने 1970 में बताई है, कि अगर आप स्ट्रेस में हैं और इस स्ट्रेस के कारण आपका गट इस टाइम सप्रेसिंग मोड में चला गया और उस टाइम आपने अगर वो च्यवनप्राश खा लिया, तो वो ट्रिगर बन गया उसका कि जैसे ही च्यवनप्राश खाएंगे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। इसलिए जो आपको बेचा जाता है ना कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, अरे झूठ बोला जाता है। यह पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल है उनका स्टेटमेंट। वो तब काम करेगा जब आप राइट स्टेट में हो। इसीलिए कहा जाता है योर फूड फीड्स योर स्टेट। आपका खाना जो है आपकी मनोदशा के अनुसार काम करता है। अगर आप इस समय डर में हैं और डर के कारण आपने अपनी इम्यूनिटी को दबा दिया है, या आपके हार्मोन नेगेटिव निकल रहे हैं आपके गट के अंदर, और उस समय आपने बहुत बढ़िया खाना खा लिया, तो याद रखिएगा ये खाना ट्रिगर हो गया है। यानी कि जैसे ही अब ये खाना आप फ्यूचर में आप खाएंगे, इमीडिएटली आपका गट उसी तरह से रिएक्ट करेगा और माइंड भी। दूसरी चीज यह है कि अगर आप या तो स्ट्रेस्ड हैं या आपने गलत खाना खाया, दूसरा काम आपका गट ये कर सकता है या गट की इम्यूनिटी ये कर सकती है कि वो ओवर रिएक्ट कर सकती है। जब वो ओवर रिएक्ट करती है तो यहां पर लोगों को एलर्जीज होती हैं, जुकाम होता है, कई बार उनके अंदर स्किन रैशेज होने लगते हैं। इसका सिंपली मीनिंग यह है कि आपने या तो कोई चीज खाई है या कोई ऐसा थॉट लिया है जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी इस समय रिएक्ट कर रही है। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी कि आपने इम्यूनिटी की बात की है, तो मैं पहले इम्यूनिटी के बारे में जानना चाहूँगी कि मतलब ये इम्यूनिटी है क्या, और मतलब
इसको ठीक करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? कहते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो आप कर सकते हो चीज़ें। पहले तो मुझे बेसिक से समझाइए इम्यूनिटी पावर क्या है और ये कैसे काम करती है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास, क्योंकि हम हमेशा एक्सपोज्ड हैं बहुत सारे बैक्टीरिया से, इस समय हमारे पास करोड़ों नहीं अरबों बैक्टीरिया हैं। बेसिकली अर्थ पर सबसे पहले बैक्टीरिया ही आया था। हम तो एक बैक्टीरियल वर्ल्ड में रहते हैं अपनी जगह बनाकर। हम तो एक ऐसे किराएदार हैं जहाँ पर एक भीड़ है, उसमें हमारे पास हम रहते हैं। और सही बात तो यह है कि हमारी स्किन के ऊपर 10 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया हैं जो रहने चाहिए। अब हम पहले इम्यूनिटी को समझ लेते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हमारी वाइट ब्लड सेल्स, वो भी एक इम्यूनिटी का पार्ट है। 70% जो हमारी इम्यूनिटी की सेल हैं जो ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास कोई बैक्टीरिया आ गया है, हमारे पास गलत खाना आ गया है, अगर वो गलत खाने में कोई विष है तो उसे कौन न्यूट्रलाइज करेगा? हमारी इम्यूनिटी न्यूट्रलाइज करेगी। मान लेते हैं हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया चला गया जो एक तबाही मचा सकता है गट के अंदर, हमारे ब्लड में जाकर वो हमें बीमार कर सकता है और लोगों को मार भी देता है, तो उसे कौन बचाएगा? वहां पर हमारे पास हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और दूसरी सेल्स हैं। इसे हमें यूं समझना होगा। लेकिन अब मैं इसके साथ ये भी बता रहा हूं कि अगर इम्यूनिटी आपके पास नहीं है तो कोई एंटीबायोटिक काम करने नहीं जा रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है। आपको जो हील करती है वो बॉडी की खुद की इम्यूनिटी करती है। कई बार आपको ठोकर लगी है बचपन में, कई बार आपको हाथ कटा है, उंगली कटी है, अपने आप भर जाती है ना। याद रखिएगा ये इम्यूनिटी ही तो है। कई बार आप यूं समझिए कि कौन सी कितनी बैक्टीरिया को आप लिए घूम रहे हैं आपको नहीं मालूम है, लेकिन इम्यूनिटी उन्हें मारती जा रही है। आप ये सोच रहे हैं कि आपने बढ़िया खाना खाया उसकी वजह से आप पूरी तरह से हेल्दी है, नहीं। आपकी इम्यूनिटी इस टाइम बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है, वह अपने काम को जानती है। इस इम्यूनिटी की मैं बता रहा था कि यह तो सप्रेस हो जाती है ये गलत खाने से। अगर सप्रेस होगी, या यूं समझिए कि अगर हमारे देश के सभी फौजी, सारे जवान, सारी पुलिस, सारी CRF हाथ खड़े कर दे या सरेंडर कर दे, तो आपको लगता नहीं कि सिर्फ 2 आतंकवादी काफी हैं किसी भी शहर को बर्बाद करने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो मैं एक वर्कशॉप कर रहा था डॉक्टर दीपक चोपड़ा की। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी किसी भी बैक्टीरिया से 10,000 से 1 लाख गुना ज्यादा मजबूत होती है। इतना ही नहीं, और आपके पास इम्यूनिटी की अरबों सेल्स हैं, और वो उनकी खास बात यह है कि वो इमीडिएटली किसी भी बैक्टीरिया को पहचान कर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाकर उनको अटैक करके मार देती हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक बैक्टीरिया आपके पास आता है, पैंडेमिक में आ गया था एक, और वो लोगों को मारना शुरू कर देता है? तो उन्होंने अगला जो सेंटेंस बोला वो मेरे दिल को टच हो गया। उन्होंने कहा कि यूं समझिए कि आप एक फुटबॉल में किक मारते हैं और वो फुटबॉल एक 20 मंजिला इमारत को जाकर लगती है और वो इमारत गिरने लगती है, तो आप ये मत समझिए कि आपकी फुटबॉल में बहुत ज्यादा ताकत थी। असलियत में कमजोर थी। इसलिए असलियत में ये बिल्डिंग इतनी कमजोर हो गई थी कि उसको एक फुटबॉल की किक ही काफी है गिरने के लिए। यही आपके शरीर के साथ होता है। आपने या तो गलत खाना खाकर लगातार अपने इम्यून सिस्टम को इस तरह से ट्रिगर कर दिया है कि वो सप्रेस हो गया, या फिर आप किसी डर में जी रहे हैं, किसी पेनफुल मेमोरी में जी रहे हैं। इसीलिए जब मैं 32 सालों से NLP पढ़ा रहा हूं तो मैंने देखा कि मैं सारे इश्यूज को रिजोल्व कर देता हूं, फिर भी लोगों को हील करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो गट बेसिकली ट्रेंड हो चुका है नेगेटिव सेंसेस के साथ। उसकी कंडीशनिंग को ठीक करना होगा। और तीसरी चीज ये है कि पहला है कि वो सप्रेस हो सकती है इम्यूनिटी, दूसरा है वो ओवर रिएक्ट हो सकती है, और तीसरा है वो अटैकिंग मोड में आ सकती है। अटैकिंग मोड में जैसे वो अटैक करने लगे, अगर वो आपके बालों की जड़ों को अटैक करने लगे तो इसे एलोपेशिया कहते हैं। जब वो आप लोगों को कहते हैं कि मुझे थायराइड की बीमारी होगी, थायराइड की बीमारी नहीं हुई है। असलियत में आपका जो इम्यून सिस्टम है या इम्यूनिटी की जो सेल्स हैं, उन्होंने आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करना शुरू कर दिया है। वो भूल गई हैं कि उन्हें क्या करना था, वो इतनी कंफ्यूज हो चुकी हैं। याद रखिएगा, जब भी इम्यूनिटी आएगी तो लोग हमेशा 2 ही गुणों के साथ जी रहे होंगे उस समय। या तो उनके पास कोई डर होगा या एक बड़ा कंफ्यूजन होगा। जब भी ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं तो इनको जल्दी से NLP से ठीक कर लें, वरना आप अपनी इम्यूनिटी को कंफ्यूज भी कर देंगे और आपकी बॉडी का जो डर है वो बेसिकली आपके अंदर एक विशेष प्रकार का जोन क्रिएट करेगा जहां पर वो अटैकिंग इम्यूनिटी आपके अंगों को मारने लगती है। अगर वो आपके थायराइड को ना मारे, स्किन को मारने लगे, तो इसे हम सोराइसिस कहते हैं। अगर वो हमारे जोड़ों के सेल्स को मारने लगे तो इसे हम रियोमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। अगर वो हमारे पैनक्रियाज की सेल्स को मारने लगे तो इसे हम डायबिटीज 1 कहते हैं, जो बच्चों में हो रही है। आप बच्चों को इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं,
उनको केमिकल खिला रहे हैं प्यार के नाम पर, वो बर्गर, वो पिज्जा, वो चाउमीन, वो और वो नूडल्स खिला रहे हो, उन्हें वो उन चीजों को मत खिलाइए। उनका इम्यून सिस्टम नहीं समझ रहा है कि वो ये क्या चीजें हैं, वो रिएक्टिव मोड में है, और रिएक्टिव मोड में जाकर वो आपके पैनक्रियाज को जैसे अटैक करेगा तो पैनक्रियाज के ऊपर जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन बनाती है, वो इंसुलिन बनना बंद हो चुका है। अगर वो आपके बाकी अंगों को मारने लगे इंटरनल, तो एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, लूपस कहते हैं उसको, जानलेवा हो जाती है। याद रखिएगा, इसमें सारा माइंड और गट का ही तो कनेक्शन है। ओह माय गॉड, बहुत 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 सारे सवाल अभी मेरे जहन में आ चुके हैं। तो मैं ये लूपस के बारे में आगे जानूंगी। पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा गट हेल्थ खराब है, तो मुझे क्या सिम्टम्स दिखने लगेंगे? मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा गट खराब है और मुझे यहाँ पे अब इसे ठीक करने की जरूरत है, और उसे ठीक कैसे करूँ? आम आदमी को यह समझना चाहिए कि अगर आप लगातार कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो इसे आप हल्के में ना लें। समझ लीजिएगा कि आपका गट खराब हो रहा है। लेकिन अब गट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं पहले। अभी मैंने कहा कि वहां पर सेंसर लगे हुए हैं। दूसरा मैंने पार्ट बताया गट का जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है इम्यूनिटी। तीसरा पार्ट भी समझिएगा। तीसरा पार्ट है हमारे गट के अंदर एक डिसीजन लेने की कला। जैसे ही उसे के पास कोई भी खाना आता है तो उसका मूवमेंट, हमेशा हमारे गट के अंदर एक मूवमेंट चलता है, इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बड़ी तेजी से हो जाए तो हम समय से पहले खाने को बाहर आगे भेज देंगे और डायरिया के शिकार हो जाएंगे और खाना पूरी तरह से पचेगा नहीं। या ये बहुत हल्का चलने लगे तो ये खाने को रिटेन करेगा और अब हमें गैस और फ्लैचुलेंस और ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास तीसरा ब्रेन जो पार्ट है वो है गट का ब्रेन, जो आपके इस ब्रेन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, आपकी जितनी भी आते हैं वो आपके माइंड को मिरर करती हैं। अगर आपका माइंड इस समय बहुत एग्रेशन में चल रहा है तो आप अपने खाने को नहीं पचा रहे हैं, बड़ी तेज से आपका खाना आगे जाएगा और आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा तो गट ठीक है। ये गट ठीक नहीं है, वह समय से पहले आगे खाने को भेज रहा है। अगर आप इसी को चेक कराएंगे तो आपको अनडाइजेस्टेड स्टूल मिले, खाना मिलेगा आपके स्टूल में। और अगर आप डिप्रेसिंग मोड में चले गए हैं तो इसी को आपकी जो आते हैं मिरर कर लेंगे और वो अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बहुत स्लो कर देंगे। यह भी आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहां पर जिस स्पीड से उसे खाने को आगे जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा है, वहां पर वो सड़ना शुरू हो जाएगा। ये 3 पार्ट को आपको समझना होगा। और चौथा पार्ट है, जब आप गट को समझें या बीमारियों को समझें, वो ये है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर एक और चीज है जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया 2006 से पहले इवन मेडिकल साइंस को भी नहीं पढ़ा जाता था, बस इतना कहा जाता था यहां पर कुछ एक बैक्टीरिया रहते हैं। लेकिन 2006 के बाद जब हमारे पास ऐसी बीमारियों का जमावड़ा आने लगा, पिछले 50-60 सालों में, 50-60 साल पहले ये बीमारियां नहीं थी। बिल्कुल 60 साल पहले अगर एक बीमारी थी वो था जर्म, कि भाई बैक्टीरिया हो रहे हैं तो हमें एक एंटीबायोटिक चाहिए। लेकिन अगर पिछले 60 सालों से देखें तो अनलिमिटेड ओबेसिटी चल रही है। बिल्कुल, अगर आप 60 सालों में देखें तो डायबिटीज ऐसी बीमारी आ गई है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। आखिर ये 60 साल पहले क्यों नहीं थी? यहां पर लोग कहते हैं जेनेटिक है। अरे किसी भी जीन को बदलने में 60 साल नहीं लगते, 40 से 50 हजार साल लगते हैं एक जीन को बदलने में। इसका मतलब है जीन के परे गई है कोई ना कोई चीज। तो यहां पर यह समझना होगा कि जब हमने एंटीबायोटिक्स का, एनाल्जेसिक्स यानी कि जो पेन किलर्स हैं, स्टेरॉइड से इनका यूज करना शुरू किया तो इन्होंने हमारे गट के फ्लोरा को यानी कि बैक्टीरिया को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही आप इस चीज को समझेंगे तो आप एक नए वर्ल्ड को समझना शुरू करेंगे। इस समय मैं करीब सभी किताबें जो गट और बैक्टीरिया के ऊपर बनी है, उनके माइंड के कनेक्शन के ऊपर बनी है, वो मैं कई बार पढ़ चुका हूं और मैं लोगों की भी हेल्प कर रहा हूं। अगर आपके पास गट बैक्टीरिया की 2 क्वालिटी नहीं है तो आप बीमार हैं, और वो बीमारी आप लक्षणों के रूप में ले सकते हैं जिनको हम नॉन ट्रीटेबल कहते हैं। उनमें से कई आप जानते भी हैं। या तो आपके पास गट की पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए वह नहीं है, यानी कि आपने अपने गट के बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। मतलब गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया? याद रखिएगा, आपके पास दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं, लेकिन 80% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और 20% बैड बैक्टीरिया। ऐसे में बैड बैक्टीरिया जब आप 80% के बीच में रहते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, यानी कि उन्हें गुड बैक्टीरिया थामे रखते हैं, रोके रखते हैं। आपकी स्किन के ऊपर इस समय बैड बैक्टीरिया भी है और गुड बैक्टीरिया भी है, लेकिन जब हम साबुन का यूज करते हैं तो गुड बैक्टीरिया को हटा देते हैं। बैड बैक्टीरिया हमारे साबुन से नहीं मरता,
इवन साबुन बताने वाले और ऐड देने वाले भी यही कहते हैं, यह आपके 98% बैक्टीरिया को मार देगा या हटा देगा। सवाल तो यह है कि वो 2% बैक्टीरिया को कौन मारेगा जो नुकसान देने वाले हैं। इसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं। हमारी आंतों में 80% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और 20%, और जो गुड बैक्टीरिया वो 100 ट्रिलियन होने चाहिए। या तो आपके पास वो 100 ट्रिलियन जो 1.5 से 2 किलो का उनका वेट है हमारे अंदर, और वो हर पल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो ह्यूमन स्टूल है उसमें 70% सिर्फ बैक्टीरिया है। अगर आप 2 दिन के लिए फास्टिंग पर चले जाएं, आप कुछ नहीं खा रहे हैं, इवन देन यू विल फाइंड दैट स्टूल इज देयर। फिर वो कहां से आ रहा है? क्योंकि हमारे बैक्टीरिया अपनी लाइफ को पूरा करके, अपना काम पूरा करके, नई जनरेशन को पैदा करके बाहर आ जाते हैं। याद रखिएगा, मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि जो हमारे बाप दादा थे उनके पास ये बैक्टीरिया की जो स्पीसीज थी वो 10,000 थी। अच्छा। लेकिन आज घटते हुए अमेरिकन एक रिपोर्ट है उसमें है कि 1600 से कम रह गई है। यानी कि जो गुड बैक्टीरिया हमारी हेल्प करने के लिए बने थे, उनकी जो जनसंख्या और उनकी जो प्रजातियां हैं दोनों ही विनाश के कगार पर पहुंच गई हैं। और इनसे क्या क्या होता है ये मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं। बताइए सर, क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें? आप कितनी बीमारियों के नाम जानते हैं? हजारों के नाम, सैकड़ों के तो जानती हैं। और आप सैकड़ों के भी नहीं जानते तो 20, 30, 50 बीमारियों के तो जानते हैं ना। चलिए मोटापे से बात करते हैं। आपका मोटापा जितना भी है वो आपके गट बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है। आपके पास डायबिटीज है, आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हमने अपने गट बैक्टीरिया को खराब किया है तो हमने अपने ब्रेन डीजनरेटिव इश्यूज को पैदा कर लिया है। आपके गट बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके ब्रेन को इंपैक्ट डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं वो प्रोसेस भी मैं बता सकता हूं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिमेंशिया जैसी बीमारियां आ रही है, भूलने की बीमारियां, अल्जाइमर्स आ रहा है, पार्किंसन आ रही है, डिमेंशिया सिजोफ्रेनिया आ रहा है। याद रखिएगा ये सारे आपके गट बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने उन बैक्टीरिया को नहीं छोड़ा। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता? यही रीजन है? ये मेन रीजन है। अच्छा। याद रखिएगा इसका दूसरा बड़ा रीजन है कि आप अपने पेनफुल मेमोरीज से गुजर रहे हैं। इसलिए जब मैं आप अपनी एनएलपी को पढ़ाता हूं तो एनएलपी नहीं पढ़ाता हूं, एनएलपी 2.0 पढ़ाता हूं। मैं ये कहता हूं कि एनएलपी 85% आपके इश्यूज हैं वो माइंड में पड़े हैं, लेकिन अगर 15% आपका गट खराब है तो उसको भी ठीक करना होगा, वरना आप वहीं पर लौट जाएंगे। इसलिए बेसिकली मैं कभी गट के लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं पिछली अपनी जर्नी में देख रहा था कि कहीं पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी एनएलपी से लोगों के इश्यूज रिजोल्व नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि क्योंकि हमारा सेकंड ब्रेन हावी हो जाता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आपके पास रात को नींद आ रही आपकी खुल जाती है और दोबारा फिर नींद आने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, समझ लीजिए आपके पास ब्रेन के पास जो केमिकल्स होने चाहिए तो उनकी कमी पड़ गई है, जो आपके गट से आने चाहिए थे। क्योंकि ब्रेन उन केमिकल्स को नहीं बनाता है, आपका गट बनाता है। अगर इस समय आपकी बॉडी में वो पावर नहीं है, या आपकी जो कॉग्निटिव पावर है, सोचने की शक्ति है, अगर वो उतनी नहीं चली है तो आपके पास, मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो है जितनी वाइटमिन्स बननी चाहिए थी वो आपके गट में बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पा रही हैं। याद रखिएगा ये वाइटमिन जितनी भी हैं आपके पास आपका गट बैक्टीरिया बनाता है, जो आपकी बड़ी आंत में है, जिनका वेट इस समय 2 किलो के करीब है, जिनकी प्रजाति 100 ट्रिलियन होनी चाहिए। अगर हम इनको मार रहे हैं तो हम अपने आप को मार रहे हैं। आपके शरीर में टोटल 23,000 जीन्स हैं। अब तो हम जीनोम को प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके हैं 2000 के बाद। हमने ये पाया है कि हमारे पास सिर्फ 23,000 जीन्स हैं। पता है इवन कई पौधों में आपसे ज्यादा जीन्स हैं, लेकिन हम 23,000 जीन्स से कैसे पैदा हैं मैं आपको बताता हूं। हमारे पास इन जीन्स को सपोर्ट करने के लिए अगला वर्ड है माइक्रोबियोम, यानी कि जो हमारे गट माइक्रोबियोम, यानी कि जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं, ये हमें करीब करीब 20 लाख जीन्स देते हैं। क्या आपको मालूम है कि अगर आपकी गट की लाइनिंग जो है अगर उसमें छेद हो जाता है तो हमारे जितना खाने का विष है वो हमारे ब्लड में चला जाता है और बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले सुनिएगा, वहां पर एक पर्टिकुलर म्यूकस बनाना पड़ता है हमारी आंतों को। उस म्यूकस को बनाने के लिए जिस जीन को एक्टिवेट करना पड़ता है, उस जीन को एक्टिवेट करने के लिए हमारी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होना चाहिए, उसका नाम अकरमेंशिया है। अगर वो अकरमेंशिया वहां नहीं है और आपके पास लीकी गट जैसी प्रॉब्लम हो गई
ठीक है ना। अभी तो इस बात पर आएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो तो सवाल अभी रह गया। उनमें से एक बड़ी बीमारी है कि आपके पास गट में लीक हो गया है, आई मीन पंक्चर हो गया है, यानी कि योर गट हैज बिकम लीकी। तो इसका मतलब है कि आप जो बेकार के बैक्टीरिया पड़े हैं वो हमारे ब्लड में जाएंगे न्यूट्रिएंट के साथ। लेकिन सवाल उठता है कि उस पंक्चर को ठीक कौन करेगा? तो मैं कहूंगा गट लाइनिंग या गट म्यूकस। अब सवाल उठता है कि उसे कौन बनाएगा? तो उसे मैं कहूंगा कि हमारी बॉडी बनाएगी। उसे बनाने के लिए हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करना होगा। उसे कौन एक्टिवेट करेगा? एक बुक में लिखा है कि कोई भी नहीं, वहां पर ऑलरेडी एक बैक्टीरिया आपको दिया गया है, अगर आप उसको फीड नहीं करें तो मर जाएगा। उसका नाम है अकरमेंसिया। क्या आप जानते हैं कि आपका मोटापा क्यों बढ़ता है? कई बार मैं अभी अपनी कॉलोनी में एक प्रोग्राम दे रहा था, उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को एड्रेस करें। अभी 2 दिन पहले की बात है। और मेरे पास एक लेडी आई और वो बहुत ही सात्विक जीवन जीती है। उन्होंने कहा मैं ब्रह्म कुमारी को फॉलो करती हूँ पूरी तरह से, और मेरा खाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहां पर मुझे कोई फैट होना चाहिए, और मुझे देखो कि मैं कैसे फूलती जा रही हूं, ऐसे उन्होंने हंसकर कहा। और मैंने उनसे कहा कि देखिए आपके गट में कहीं गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि मैं खाना तो बहुत सात्विक खा रही हूं, मेरा गट क्यों खराब रहता है? गट तो मुझे लगता है कि खराब है, क्योंकि पूरी तरह से जो मुझे फीलिंग आनी चाहिए, आई मीन बढ़िया सी खाने के बाद, वो नहीं आती। इवन नींद में भी गड़बड़ हो जाती है, जबकि मैं एक साधक हूं। तो मैंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि आपके पास 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं आपके गट में, जिनको हम फर्मिक्यूट कहते हैं और एक को हम बिफिडोबैक्टीरियम कहते हैं। अगर आपके पास फर्मिक्यूट्स नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो गई है, तो जितना आप खाना खाएंगे उससे ज्यादा वो कैलोरी आपको देंगे, और हम हर साल आप 3 किलो वजन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अगर आप 100 कैलोरी खा रहे हैं तो याद रखिएगा वह आपको 105, 107 कैलोरीज आपको देंगे। अब आप कह रहे हैं कि तो मैंने तो चेक करके खाया था। अरे भाई, यही तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप बाहर के वर्ल्ड को ठीक करते जा रहे हैं, सोयल आपकी ठीक नहीं है। आप बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि मोटापे को कैसे ठीक करें, मोटापे को कैसे ठीक करें, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं जानते कि मोटापा बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है। आपके पास एक बैड बैक्टीरिया आ गया है, और वहां पर गुड बैक्टीरिया जो बिफिडोबैक्टीरियम है, अगर वो आपके पास है तो आप 100 कैलोरी अगर खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को दे ही सिर्फ 90 कैलोरी रहा है। यानी कि हर साल आपका 3 किलो वजन तो वैसे ही वो बचा लेगा। इसका मतलब यह है कि आपको मोटापे को ठीक नहीं करना, आप अपनी सोयल को ठीक करिए। लेकिन हमने इस बैक्टीरिया का तो इसको तो हम बात ही नहीं करते हैं, और हम कहते हैं कि ये खाने से अल्जाइमर नहीं होगा, ये खाने से कैंसर हो जाता है, ये खाने से माइग्रेन हो जाता है, ये खाने से डायबिटीज हो जाती है। अरे भाई, तुम पहले ये बताइए कि आप जो खा रहे हैं वो जा कहां रहा है? आपके गट में। अब डिसाइड आपका गट करेगा कि उसका क्या काम करना है। अगर आपके पास K2 नाम की विटामिन नहीं फॉर्म हो रही है, तो आप कितना भी कैल्शियम खाइए वह आपकी हड्डियों और दांतों में नहीं जाएगा। कभी भी पढ़ लीजिएगा, इवन आपके सामने एक किताब रखी है, इसी में ही है ये, मैं बहुत सारी बुक्स में पढ़ चुका हूं। अगर आपके पास K2 नाम का विटामिन नहीं है तो आप पीजिए जितना दूध पीना है, खाइए जितनी कैल्शियम खानी है। ये कैल्शियम वहां नहीं जाएगी जहां उसको जाना था, वो है आपकी हड्डियां और आपके दांत, और ये वहां जाएगी जहां नहीं जाना चाहिए था, वो है आपके आर्टरीज, और अब आपको हार्ट अटैक पड़ेगा। इसीलिए हार्ट अटैक पड़ते ही डॉक्टर आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि K2 ये विटामिन को कौन बनाएगा? याद रखिएगा, सारा काम आपके माइंड और गट का है। जितनी भी विटामिन्स आपकी बनती हैं वो आपके गट से बनती हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे, अरे सर कैल्शियम के लिए दूध पियो। मेरा अगला सवाल उठता है, ये तो वही वाली बात रहे कि गेहूं उगाने के लिए गेहूं का बीज डाल दो। डाल कहां रहे हो? पहाड़ के ऊपर। अगर मैं कहने लगूं मैं वेस्टर्न यूपी में रहता हूं, मैं यहां काजू बोऊंगा, नहीं होंगे ना, वो गोवा में होंगे ना। आपने अपने एनवायरनमेंट को समझा नहीं, और अब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इस खाने से ये होगा। ये तो वही वाली बात है कि अगर मेरी हड्डियों को मजबूत करना है या जोड़ना है तो मैं फेविकोल पीना शुरू कर दूं। नहीं, हाँ, सही बात है। इतना ही नहीं, अगर आप गट को और समझें, आज रिश्तों का टूटना बड़ा कॉमन है। एक किताब का नाम है सुपर गट, राइटर का नाम है विलियम डेविस। उन्होंने लिखा है
ये इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक केमिकल बनना चाहिए जो लव केमिकल है या जो रिलेशनशिप केमिकल है, उसकी कमी पड़ती जा रही है। और हम अब माइंड को ट्रेंड कर रहे हैं अपने रिश्तों को बढ़िया करने के लिए 15 रूल लगा लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो रूल लगाएगा कौन? आपका केमिकल ब्रेन का। और वो केमिकल कौन बनाएगा? आपका गट। उस केमिकल का नाम है ऑक्सीटोसिन, और जो बैक्टीरिया बनाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। ये सिर्फ 4% लोगों में रह गया है। अच्छा, अगर आप इस बैक्टीरिया को नहीं जानते हैं हाँ, नहीं तो ये आपकी गलती है ना। गड़बड़ ये हो गई कि हमने जो चीजें हमें ट्रेडिशनली सब पढ़ा रहे हैं उसके परे हम जाना ही नहीं चाहते। आप कभी पढ़िएगा, आपको मैं 4-5 किताबें दे रहा हूं, अपने दर्शकों को भी। कौन कौन सी? लिखिएगा। माइंड एंड गट कनेक्शन नाम की एक किताब है, दूसरा है गुड गट, तीसरा है द सुपर गट, चौथा है द गट, पांचवा है रिसेट फैक्टर, छठा है 10% ह्यूमन। इन 5-6 किताबों को एक बार पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आप बीमार हो ही नहीं सकते। आप क्या करते हैं, बीमारी होने के बाद आप कह रहे हैं अब बताइए अल्जाइमर की क्या बीमारी है, अब कैंसर की क्या बीमारी है। इनमें से कोई भी ठीक तब तक नहीं होती जब तक कि आप माइंड और गट को हील नहीं करते हैं। इनमें से कई चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होती क्योंकि तब तक गट जो है और आपका माइंड जो है इतना नुकसान हो चुका होता है, ऑटिज्म की तरह। ऑटिज्म, राइट। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आपने ओबेसिटी की बात की थी, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो क्यों होता है, उसको ठीक करने उसको कैसे ठीक करें। मतलब क्या हम लोग कुछ ऐसी डाइट ले, क्या हमें सोचना चाहिए कि हमारा गट ठीक हो, कैसे ठीक करें? पहले आपको ये समझना होगा कि गट की क्या क्या बीमारी है जो आपको नहीं बताई गई है। ठीक है, आप ये मान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बीमारी है, ये बीमारी नहीं, ये लक्षण है। एसिडिटी बीमारी नहीं है जिसको आप ठीक कर रहे हैं, वह एक लक्षण है। ब्लोटिंग बीमारी नहीं है, वह लक्षण है। ठीक है ना। तो बीमारी समझनी होगी। पहली बीमारी है, उसका नाम है SIFO, SIFO। पूरी फॉर्म है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। इसका मीनिंग यह है यहां पर कि आपके आंतों में, बड़ी आंत में 80% गुड बैक्टीरिया और 20% बैड बैक्टीरिया का एक कॉम्बिनेशन पड़ा है। और वो इतने खतरनाक बैक्टीरिया पड़े हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते अगर हमारे पास गुड बैक्टीरिया प्रॉपरली हमने वहां पर रखे हुए हैं। तो इन बैड बैक्टीरिया की खास बात यह है कि ये एंटीबायोटिक से नहीं मरते, और गुड बैक्टीरिया की खास बात यह है कि आप ये एंटीबायोटिक से पूरी तरह से मर जाते हैं। अरे बाप रे। और कई बार याद रखिएगा, जब आप एक पूरा कोर्स करते हैं 5, 7, 10 दिन का, हाँ। तो इनमें से 40% तक की जनरेशन खत्म हो जाती है। तो आपने एंटीबायोटिक की बात की। हाँ, तो कई बार हम जो अमीबा की गोलियां भी खाते हैं, मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि इवन 4 साल तक कई बार वो बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते जिनको हमने बर्बाद कर दिया है। एनीवे, मैं SIFO को समझाता हूं, उनको कैसे ठीक करना वो भी मैं बता दूंगा। तो पॉडकास्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। आप बड़ी तैयारी के साथ आई हैं। SIFO को समझिएगा। SIFO का मतलब है कि आप जो खाना खा रहे हैं, उसमें जो प्रोटीन आप खा रहे हैं, उसे पचाने के लिए आपके पास पेट में राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलना चाहिए, HCl। ठीक है। राइट क्वालिटी तो होती है, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। अगर वो क्वांटिटी कम रह जाए, यानी कि एक उम्र के बाद आपके पेट में पूरा एसिड नहीं निकलता है, समझ गए? लोग कई बार कहते हैं मुझे बहुत एसिड बनता है। अरे वो एसिड नहीं बन रहा है, एसिड कम बन रहा है आपको। असलियत में वहां खाना सड़ रहा है, सड़ने के बाद जो आपको फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो एसिड है। एसिड तो 20 साल की उम्र में के बाद कम होने लगता है, और कितने % कम होता है ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। एक किताब में पूरा लिखा हुआ है, और वो डॉक्टर्स की लिखी हुई है, मेरी नहीं है। वो ऐसे नहीं कि कहीं भी किसी ने भी ट्रेनर ने लिख दी होंगी। यानी कि एक उम्र के बाद हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनने लगता है। उसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी SIFO को समझते हैं, कहीं क्वेश्चन से इधर उधर ना चले जाएं। बिल्कुल। तो SIFO तब होता है जब हमारा प्रोटीन को जितना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में चाहिए था, 3 घंटे तक उसकी ग्राइंडिंग होनी थी, उतना वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। और अब उसने पेस्ट बनाकर कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बगैर पची या अनडाइजेस्टेड प्रोटीन को उसने हमारी छोटी आंत में धकेल दिया है। अब ये जो प्रोटीन आपने खाई है, सो कॉल्ड, क्योंकि आप प्रोटीन को तो खाते हैं और प्रोटीन के 21 नियम आपने जान रखे हैं, ये तो जाना नहीं कि वो जा कहां रही है, पचाएगा उसको कौन। याद रखेगा, अब ये प्रोटीन फंगस बनेगी और यहां पर फंगल इंफेक्शन होगा, और ये आपकी आंतों में एक फंगस क्रिएट हो चुकी है जिसको हम हिंदी में फुई लगना कहते हैं। ठीक है ना। और इस सिचुएशन का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ, SIFO। अब आप अगले दिन फिर आप
अपनी प्रोटीन खाएंगे और वो नॉन डाइजेस्टेड प्रोटीन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां उसे पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, उतना अम्ल नहीं है, उतना एसिड नहीं बन रहा है, और वो सीफो के रूप में वहां पर पड़ा हुआ है। यह आपको जलन करेगा, यह आपको ब्लोटिंग करेगा, यह आपको वो सिचुएशन देगा कि आपके गट सेंसर्स अब रिएक्ट कर रहे हैं, और वो उठ पटांग से इसे पचाने के लिए जब आप खाना नहीं कर रहे हैं तो एसिड निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो तो सेंसर बताएंगे ना कि मेरे पास अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पड़ी है, और प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा चीज चाहिए हमें, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए सलाइवा चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए मुंह में, उसे यहां पचाने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो एसिड, अब वो एसिड क्रिएट कर रही है, और आप कहते हैं मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। नहीं भाई, तुझे सीफो की प्रॉब्लम है, तेरे पास फंगल इंफेक्शन पड़ा है, यह पहली बीमारी है। दूसरी बीमारी इससे सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने उस बीमारी को ठीक कर लिया तो आप डायबिटीज, मोटापा, ठीक है ना, कैंसर, माइग्रेन और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से बच जाएंगे उम्र भर। नहीं तो याद रखिएगा, 50-50 साल की बात छोड़िए, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि 21 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में सिजोफ्रेनिक अटैक आ रहे हैं उनको, पूरी तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। 40 साल 50 साल के मैं एक आदमी को जानता हूं, मेरे फ्रेंड के रूप में अभी बने, मैंने उनके पास पहली बार मिलने गया तो पाया कि वो तो पार्किंसन के डिजीज पेशेंट बन चुके हैं, उनसे चला नहीं जाता, बैलेंस नहीं बन रहा है, हाथ कांपते रहते हैं, ठीक है ना, लोग भूलते जा रहे हैं, भूलने की बीमारी आ गई है। लोग कहते हैं अब तो मैं 35 साल का हो गया, भूलने की बीमारी आ गई। याद रखिएगा, आपका ब्रेन कभी भी डिजनरेट नहीं होता। आप 85 साल की उम्र में भी उसी ब्रेन के साथ जी सकते हैं जो आपका बचपन में था, क्योंकि आप एक वर्ड को नहीं जानते जिसका नाम है जेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस का मतलब है कि आप अपनी ब्रेन सेल्स को मरना ही नहीं देंगे, लेकिन हमारी ब्रेन सेल्स मरती जा रही हैं। क्यों मरती जा रही हैं? अब आप समझने की कोशिश करेंगे दूसरी बीमारी से। इस बीमारी का नाम है सीबो, SIBO। पूरी किताबें जितने भी माइंड एंड गट के ऊपर हैं, वहां पर सीबो नाम की बीमारी के ऊपर ही सारी बात हो रही है। सीफो एंड सीबो। सीबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। आप बेकार का खाना खा रहे हैं, आप वो खाना नहीं खा रहे जो हमारे माइक्रो बियोम को या हमारे गेट बैक्टीरिया को सपोर्ट करे, वो तो खाना आप खाते नहीं, ठीक है ना। वो खाना खाते हैं जो उनको सपोर्ट ना करे, बल्कि बेकार के बैक्टीरिया को सपोर्ट करे। वो खाना क्या है, इसे हम बाद में ले लेंगे। अब ऐसे में क्या होगा कि हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है, और ऐसे में जो बैड बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बदल जाता है 80-20 वाला, मान लेते हैं अब वो 60-40 हो गया, 60% गुड बैक्टीरिया है और 40% बैड बैक्टीरिया है, तो इसे हम डिसबायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस का उल्टा। सिम्बायोसिस ये है कि आप 4 भाई बहन हैं, प्यार है खूब बढ़िया, उनकी पत्नियां हैं खूब बढ़िया है, माता पिता हैं, सब बैठे बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक आदमी ने कहा कि मैं तो अलग रहूंगा, मैं आज घर में नहीं रहूंगा, मैं तुमसे नहीं बात करने दूंगा, मैं सारा पैसा लूंगा, और उस दिन आप कहते हैं कि ये बैलेंस बिगड़ गया फैमिली का, यस और नो। सो इस बैलेंस को सिम्बियोटिक कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं, और बिगड़े को डिसबायोसिस कहते हैं। तो अब आपके पेट में जो एनवायरमेंट है वो डिसबायोसिस का हो चुका है। लोग खाने की बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, नट फ्रूट की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, प्राणायाम की बात कर रहे हैं, करिए, कोई गलत बात नहीं है। सवाल यह है कि यार उस एनवायरमेंट को देख लो। आप अपने घर में 24 घंटे डिप्रेसिंग थॉट चल रहे हैं, वहां पर आप कह रहे हैं कि यहां पर आप पैसा कमाने की तरकीब लगाएंगे, भाई को सिखाऊंगे 21 नियम लीडरशिप के, पापा से मैं ये कहूंगे, मम्मी से ये कहूंगे। अरे घर के माहौल को तो देख लो, वहां आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाहर से प्रोग्राम बना के जाएंगे, घर में जाते ही मूड खराब होगा। एग्जैक्टली सीफो, याद है सीबो की बीमारी में असलियत में ये होता है कि आपके बैड बैक्टीरिया छोटी आंत में, बड़ी आंत में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं और वो गुड बैक्टीरिया को लड़ते हैं, और गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी से निकलकर वो ऊपर की तरफ आते हैं। कितना आते हैं? 30 फीट। यानी कि आपकी आंत तो ये सबसे नीचे थे वो, और वहां से 9 फीट उन्होंने पूरा किया बड़ी आंत को, और करीब करीब 22 फीट पूरा किया छोटी आंत को, और वो छोटी आंत में आकर अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं, और इस बीमारी को सीबो कहा जाता है। यानी कि वो वहां आकर बस गए हैं जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए था। और यहां पर पहली बीमारी आती है फीकलाइजेशन। फीकलाइजेशन का मतलब होता है कि जो स्टूल टाइप प्रोडक्ट है जो हमारे कोलोन में बनना चाहिए था वो यहां बनना शुरू हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम, इसके लिए हमारे सेंसर नहीं बने हैं, वो सेंसर रिएक्ट करेंगे। वो ये कह रहे यार इसको मारो किसी तरह से, कभी वो पेचिस लगाएंगे आपको, कभी वो एसिड बनाएंगे,
आप क्या करेंगे, एसिड बनाते एंटासिड खा लेंगे, पेसिस लगते ही आप कोई भी एंटीबायोटिक एंटीमोबिक लेना शुरू करेंगे। पर आपने कभी सोचा ये फीकलाइजेशन, यहाँ पर फीसिस यानी कि यहाँ पर स्टूल बनना क्यों शुरू हो गया? यहाँ तो उसकी तरीके, क्योंकि यहाँ पर आपने गलत बैक्टीरिया को पैदा कर लिया है। और इस सीबो की सबसे खतरनाक बीमारी जो है, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और फिर मोटापे से जोड़ता हूं, वो ये है कि ये सीबो जो है, इनकी स्किन में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे हम लाइपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं, LPS उसकी छोटी फॉर्म है। जैसे ही आप इसे गूगल करेंगे LPS तो आप चौंक जाएंगे। ये LPS जो है ये विष है, और ये विष आपके आंतों से आपके ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। अब आप मोटापे से लें या माइग्रेन से, कैंसर से लें या ब्रेन डिजीज से, या फिर आप किसी और बीमारी से, जहां जहां ये LPS जाएगा वहां वहां ये सत्यानाश करेगा। अगर ये LPS आपकी आंखों में चला गया तो कैटरेक्ट कर देगा, बालों में चला गया तो ये आपके बालों को खराब करना शुरू कर देगा। इसीलिए जिनको सीबो और सीफो है, उन लेडीज के बाल हमेशा पतले समय से पहले गिरने और पतले होने शुरू हो जाते हैं। कई बार वो कहते हैं कि ये वाला तेल लगाऊंगी और ये वाला, अरे भाई जो रूट इंटरनल रूट पर जाइए, आप सिम्टम को कहां से ठीक कर लेंगे? तो सीबो की प्रॉब्लम यह है कि याद रखिएगा, ये LPS ट्रेवल करके, मेरी बात को अब गौर से सुनिएगा, और ये मैं रिसर्च बता रहा हूं, और रिसर्च की किताब का नाम है 10% ह्यूमन, और इसका पहला ही चैप्टर है एवरी डिजीज स्टार्ट्स विद योर माइंड एंड गट। और उसमें एक डॉक्टर की रिसर्च है, उनका नाम है निखिल धुरंधर। वो आदमी देश छोड़ गए हैं, अमेरिका में ओबेसिटी एसोसिएशन के उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था शायद अभी कुछ साल पहले, और उन्होंने एक चीज ढूंढी है कि जो मोटापा है ना, वो आपकी कैलोरी का उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कैलोरी बेस्ड नहीं है। जो कहते हैं कि ईट लेस वॉक मोर, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे हु आर ईटिंग लेस एंड वॉकिंग मोर, कुछ नहीं हो रहा। और ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे जहां पर दे आर ईटिंग मोर एंड वॉकिंग लेस, बल्कि वो मोटे नहीं है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि मोटापा जेनेटिक है। यह पाया गया उसी रिसर्च में कि जो आपको पतला करने वाली जीन और मोटा करने वाली जीन है, अगर ये इन दोनों के पैरामीटर को लिया जाए और एक कैलकुलेशन की जाए तो आप अधिक से अधिक 8 किलोग्राम मोटे हो सकते हैं। अगर आपको मोटा करने वाली जीन पूरी एक्टिवेट हो जाए और पतली करने वाली जीन इनएक्टिव हो जाए तो आपका मोटापा सिर्फ 8 किलोग्राम होगा। लेकिन आप देखेंगे लोग कितने मोटे हैं, राइट, ये तो 8 किलो से ज्यादा हो। तो ये दोनों ही, आज से आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद कर सकते हैं कि आपकी वजह से मैं मोटा हूं या मोटी हूं। फिर क्या है प्रॉब्लम सुनिएगा। जब ये LPS आपकी फैट सेल पर जाते हैं, जहां पर आपकी फैट सेल्स इन्हें रिसीव करती हैं और ये पाती हैं कि यार ये तो दुश्मन है, तो आपकी जो फैट सेल है वह इन्फ्लेम्ड होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है वो सूजन का शिकार होती है, और जहां भी सूजन आती है हमारा इम्यून सिस्टम इमीडिएटली वहां पर रिएक्ट करता है और अपनी सेल को भेजता है, ओके, और उस इन्फ्लेमेशन को मारता है। यह एक प्रक्रिया है। हाँ। हमारी इम्यूनिटी एकदम से, जहां पर भी आपको चोट लगेगी, नील पड़ेगा, इमीडिएटली आप देखेंगे कि इम्यून सिस्टम वहां पर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? यहां पर जैसे ही आपकी फैट सेल है, वहां पर दो काम होते हैं। जैसे वो LPS सीबो के वहां पर गए, इमीडिएटली वो इन्फेक्टेड हुई या इन्फ्लेम्ड हुई। आपके इम्यून सिस्टम ने कहा अच्छा ये तो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या कि हाँ ये तो हमारी एनर्जी स्टोर्स हैं। आपका इम्यून सिस्टम वहां अपनी सेल भेजता है और वो भेजता रहता है। याद रखिएगा, आपके पास कई बार वहां पर फैट नहीं है जो आपकी बैली पर चढ़ा हुआ है, वहां पर इम्यून सिस्टम की सेल मरी पड़ी हैं या स्टोर्ड हैं। दूसरा काम LPS ये करते हैं कि जितने भी पतले लोग हैं, जैसे ही उनकी फैट सेल बढ़ती है वो नई फैट सेल को जन्म ले लेते हैं, इसलिए वो ज्यादा खाकर भी पतले रहते हैं। LPS यानी कि सीबो के द्वारा उत्पन्न जो ये विष है, ये काम करते हैं कि आपकी फैट सेल को मल्टीप्लाई नहीं होने देते। याद रखिएगा। इसलिए निखिल धुरंधर ने, ये 2000 के आसपास की स्टडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, कभी भी इसे गूगल करिएगा। निखिल धुरंधर जो मुंबई में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने पाया ये तो एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से ठीक हो सकती है कि जो LPS हैं वो अटैक करना बंद कर दें।
यानी कि आपके पास वो अटैक बंद हो जाए तो वहां इम्यून सिस्टम का जाना बंद हो जाएगा, नहीं तो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता ही रहेगा और वहां से आप फैट नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां फैट नहीं है। यहां पर आपके लिए जरूरी है कि उस इम्यून सिस्टम को आप दो तरह से ठीक करेंगे। एक, एलपीएस को वहां से बंद करिए, वो तरीका मैं इस वर्कशॉप में बता सकता हूं या पॉडकास्ट में। और दूसरा यह है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके माइंड से भी पूरी तरह से गाइडेड होता है, आप अपने माइंड से उसको गाइड करिए, वह हम बाद में ले लेंगे। ये दूसरी बीमारी है। और तीसरी बीमारी है लीकी गट, कि अगर आपकी गट लाइनिंग पंचर हो गई है तो इमीडिएटली जितना भी विष है, एलपीएस है, वो आपके ब्लड में जाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन 3 कामों को समझ लें। आपको कॉन्स्टिपेशन इसलिए है कि या तो वहां सीबो है या सीफो है। आपके शरीर में बीमारियां इसलिए हो रही हैं कि आपके एलपीएस आपके आंतों से जो नहीं जाने चाहिए थे, बनने ही नहीं चाहिए थे वहां पर, वो गलत कॉलोनी बस चुकी है। वो कॉलोनी के लोग आपका विष भेज रहे हैं आपके ब्लड में। आपकी आंतें साफ होनी चाहिए थी वहां पर, या वहां पर गुड बैक्टीरिया होने चाहिए थे। वहां पर बड़े बैड बैक्टीरिया और फंगल का इतना बड़ा कॉलोनी बस चुकी है कि वो आपके ब्लड में जा रहा है। तो कभी आपको सोराइसिस हो रही है, तो कभी आपके जोड़ खराब हो रहे हैं, तो कभी आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो कभी आपके बाल गिर रहे हैं, तो कभी आपका विजन खराब हो रहा है, तो किसी को कैंसर निकल रहा है, तो किसी को कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर पेन रहता है। इतना ही नहीं, अगला सेंटेंस आपके लिए बेहद जरूरी है और वो ये है कि जितना भी हमारे ब्रेन को डिजनरेट करने का अगर किसी को श्रेय जाता है, वो सिर्फ इन्हीं एलपीएस को जाता है, इसी विष को जाता है जो सीबो के द्वारा है। यह पाया गया है कि जिन लोगों को पार्किंसन या अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां हैं, डिमेंशिया जैसी बीमारियां हो रही हैं, जब उनके ब्लड उनके ब्रेन को चेक किया गया या ब्रेन लिक्विड को चेक किया गया, तो पाया गया कि जिन लोगों को ये बीमारी नहीं थी और जिन लोगों को ये बीमारी है, तो पाया गया कि उनके पास इन्हीं एलपीएस की कॉलोनी भरी पड़ी है। ये बार बार आपके ब्रेन को इन्फ्लेम्ड कर रहे हैं और इन्फ्लेमेशन के कारण आपका ब्रेन एक सूजन के माहौल से गुजर रहा है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं अल्कोहल नहीं लेता हूं, मेरा लिवर क्यों अल्कोहलिक है, फैटी लिवर क्यों है? इसलिए है कि वहां पर एलपीएस अटैक कर रहे हैं। सर, तो इसके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। अगर एलपीएस को डिक्रीज करना है, खत्म करना है, तो क्या सोल्यूशन हम लोग आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। पहला काम करना पड़ेगा कि आप अपने गट बैक्टीरिया को समझें, उनके प्रति कभी भी आप कैजुअल ना हो, और वो 2 चीजों से गाइडेड होते हैं। एक आपके माइंड से, आप अपने माइंड में ऐसा माहौल क्रिएट ना करें, आप बेकार के पास्ट की गिल्ट में ना जिएं, पास्ट की पेनफुल मेमोरी में ना जिएं। क्योंकि याद रखिएगा, मान लेते हैं आपके पास पेनफुल मेमोरी है, कोई डर है, कोई फोबिया है, आप ट्रिगर हो रहे हैं बेकार की चीजों से, तो वो एकदम से आपकी वेगस नर्व के द्वारा आपके गट के जो सेंसर्स हैं, उनको वो नेगेटिव विश या नेगेटिव हार्मोन या नेगेटिव केमिकल्स निकालने के लिए मजबूर करेंगी आपकी मेमोरी। क्योंकि जैसे ही आपको कभी डर लगता है तो आपका एकदम से गट रिएक्ट करता है, हाँ। गट रेंचिंग हो जाती है। इसका मतलब है कि गट और माइंड 24/7 एक एक थॉट के साथ जुड़े हुए हैं, एक एक थॉट के। और आपके पास पड़े हैं बेकार के विचार, कोई ब्रेकअप पड़ा है, किसी ने आपको स्टॉकिंग की है, कोई पीछे पड़ा है, कोई तंग कर रहा है, कोई गलत मैसेज कर रहा है, वो सारी चीजें आपके गट पर जा रही हैं और गट के सेंसर इमीडिएटली अनवांटेड केमिकल से निकाल रहे हैं। वो केमिकल्स ही तो बेसिकली आपके गट बैक्टीरिया को भी तो परेशान कर रहे हैं, वो उनके लिए नहीं बने, तो उनको एनवायरमेंट देना होगा। आपके गट बैक्टीरिया सिर्फ तभी ठीक रह सकते हैं जब उनको राइट एनवायरमेंट मिले, और राइट एनवायरमेंट के लिए 2 चीजें हैं, आपका माइंड और दूसरा है आपका खाना। इतना ही नहीं, कई बार आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं फिर भी आप पतले नहीं हो रहे। पता है क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिकली माइंड है उस खाने के प्रति सजग ही नहीं है, आपने अपनी वेगस नर्व को खराब कर लिया है। कई बार आपकी नर्वस सिस्टम, ये जो वेगस नर्व है, ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। मान लेते हैं आपने खाना खाया, ध्यान से सुनिएगा, आप खाना खाते हुए कोई मूवी देख रही हैं, उस समय कोई डिस्कशन चल रहा है टीवी पर, शोर शराबा चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है ना? आपका माइंड कहां पर इस समय एंगेज्ड है? उस जगह पर, हाँ। वो उस खाने पर तो नहीं है, यानी कि यहां पर माइंडफुलनेस 0 हो गई है। जैसे आपके मुंह में खाना जाता है, आपका गट उसी टाइम काम करना शुरू कर देता है, आपका ब्रेन उसमें पढ़ता है कि इतनी प्रोटीन लेगा ये, या ले रहा है, इतना इसमें कार्ब है, इतना इसमें फैट है, इसमें इतना शुगर है, और इमीडिएटली अपने काम को शुरू कर देता है। आपका जो गाल ब्लेडर है वो तैयार हो जाता है कि मुझे इतना बाइल जूस बनाकर फेंकना है। आपका लीवर शुरू हो जाता है कि अब मुझे ये खाना आ रहा है जल्दी, अब मुझे इसके लिए काम करना है।
आपकी आंतें तैयार हो जाती है कि मुझे कितना मूवमेंट देना है। तो अब लेकिन आपके ने क्या किया कि दूसरी तरफ आपका माइंड है, अब वेगस नर्व से ये थॉट गया ही नहीं आपके पेट तक, पेट को पता ही नहीं है कि इस लिक्विड या एसिड कितना निकालना था। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप माइंड एंड गट को ठीक करें, वो ठीक हो ही नहीं सकता जब तक आप वेगस नर्व को नहीं पढ़ेंगे। हर जगह पर लिखा गया है यार वेगस नर्व को ठीक कर लो। मॉडर्न साइंस ने अब तक इसको 2 वे हाईवे बोला है। अब नई किताबें पढ़िएगा, उन पर लिखा है वेगस नर्व करिएगा। और याद रखिएगा, हमारे ऋषि मुनि इसको भी ठीक करने की बात करते हैं और हम भी करना जानते हैं, थोड़ा सा ही काम है। तो पहला काम यह है कि आपको सबसे पहले अपने एलपीएस को ठीक करना होगा, और उसके लिए आप अपने गट बैक्टीरिया के लिए, अपने गट के लिए कुछ कामों को करना होगा, जहां से मैं हम अब सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। यद्यपि अभी बहुत सारी बीमारियों के नाम हम ले सकते हैं, पर लेकिन यहां पर एक चीज और भी है। अगर इस चीज को समझें, याद रखिएगा, ये गट का जो बैक्टीरिया जो नेगेटिव है, दिस इज मेकिंग द स्मॉल चिल्ड्रन पेशेंट ऑफ ऑटिज्म। इससे भी ऑटिज्म का प्रॉब्लम ये रीजन मान सकते हैं। उसी किताब में 10% ह्यूमन है, 10% ह्यूमन नाम की एक बुक में एक लेडी की कहानी है। उस लेडी का नाम है एलन बोल्टे। उसके 4 बच्चे थे। छोटे बच्चे को वो अपने डॉक्टर के पास ऐसे रेगुलर चेकअप के लिए लेकर गई। उस बच्चे का नाम आई थिंक शायद एंड्रयू रखा है उस किताब में, रियल नेम है, वो अभी भी जिंदा है। और डॉक्टर ने कहा कि इसके कान के अंदर इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि ये अपनी आवाज़ को, अपनी सुनने की पावर को खो दे, हमें इस इन्फेक्शन को ठीक करना होगा। उसकी मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा तो खेल रहा है, ना इसको कभी बुखार है, ना इसे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उस डॉक्टर ने उसको डरा दिया और उसे कहा कि नहीं, एक कोर्स करना पड़ेगा एंटीबायोटिक का। तो एक 10 दिन का कोर्स दिया, वो नहीं ठीक हुआ, फिर 10 दिन का और दिया, वो फिर ठीक नहीं हुआ, एक और 3-4 महीने का दे दिया। और अचानक उस बच्चे ने कुछ ऐसे सिम्टम देने शुरू कर दिए कि वो अचानक एक ही जगह पर आंखें लगाना शुरू कर दिया। वो अपने नाम से रेस्पॉन्ड नहीं करता था, उसके बिहेवियर बदल गए, वो डिफरेंट उसके बिहेवियर हो गए। एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली उसको करना एग्जैक्टली। और उसे पाया गया कि वो तो ऑटिज्म का शिकार हो गया है। लेकिन उसकी मदर को ऐसा लगा कि ये इससे पहले तो ऐसा नहीं कर रहा था, इसका मतलब यह है कि इन एंटीबायोटिक ने ऐसा कुछ इसके अंदर किया है। और यहां से उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये कहानी है, रियल कहानी है। इवन उस बैक्टीरिया का नाम भी मैं बताता हूं, उस लेडी के नाम पर यह डाल दिया गया। बैक्टीरिया का नाम ही एलन बोल्टे रखा गया है। अच्छा। तो उसने देखा है कि एक दिन उसने देखा कि उसका बच्चा जो है इस तरह से मरोड़ रहा था अपने आप को, उसकी मसल्स ऐसे मरोड़ी जा रही थी मानो उसको टेटनस हो गया हो। लेकिन उसने कहा कि टेटनस तो वुंड से होता है, तो ऐसा क्या है कि इसके गट में टेटनस का कोई बैक्टीरिया है क्या जो उसको ये टेटनस वाले सिग्नल दे रहा है। और उसने उसको ढूंढना शुरू किया और पाया कि उसके अंदर एक बैक्टीरिया था जिसका नाम है टेटानी, जो टेटनस का बैक्टीरिया। अच्छा। उसने डॉक्टर से कहा कि इस बैक्टीरिया को आप मारो, किसी भी तरह से इस बैक्टीरिया को खत्म करो। लेकिन डॉक्टर तैयार नहीं थे। एक डॉक्टर ने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद अपने लाइसेंस को भी बचाना था, क्योंकि ये अमेरिका की बात है। उसने कहा कि ठीक है, मैं एक कोर्स देता हूं इसको, और एंटीबायोटिक का एक स्पेशल कोर्स उसको और दिया गया। डू यू नो कि पहले ही दिन जैसे ही कोर्स शुरू हुआ उसके पूरी तरह से सिम्टम्स डिफरेंट होने लगे। 1 वीक के बाद वो बच्चा पूरी तरह से ओके हो चुका था। आगे सुनिएगा। लेकिन जब तक वो एंटीबायोटिक चला तब तक वो ये सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर वो ठीक क्यों नहीं हुआ? मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो उस किताब में लिखा है। जब हम बच्चे होते हैं, हर सेकंड हमारे ब्रेन की सेल्स 2 मिलियन कनेक्शन बनाती हैं। हर सेकंड 20 लाख कनेक्शन पर सेकंड हमारे बच्चे के बनते हैं। जब वो पैदा होकर बड़ा होता है, वो इधर देखता है, उधर देखता है, इसे टच करता है, उसके पैटर्न्स जो हैं ऑलमोस्ट जो डेवलप होते हैं माइंड में होते हैं, जिन्हें जिंदगी भर उसकी बॉडी चलाती है। और उन न्यूरॉन्स, इनको हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। अच्छा। इनको हम न्यूरल कनेक्शंस भी कहते हैं। इन्हें हम न्यूरल आप कह सकते हैं कि पाथवे के अलावा न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। ये 1 सेकंड में 20 लाख बनते हैं बच्चे में। लेकिन अब ये 3-4 सालों तक उस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि वो सारे न्यूरॉन्स नहीं बने थे और वो वहीं पर लौट आया। लेकिन एलन बोल्टे ने
और डॉक्टर ने सोचा कि इसके ऊपर हम थोड़ा और काम करते हैं। उन्होंने और करीब 11 बच्चों को लिया और उन्हें यही एंटीबायोटिक देना शुरू किया और पाया कि सभी बच्चे उसी तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे थे। इवन वो अपनी नई स्किल सीख रहे थे, वो अपना काम करने लगे थे, वो रेस्पॉन्ड भी कर रहे थे, उस तरह की वो रिपीटेटिव एक्शन भी नहीं कर रहे थे, उनके पास एम्पैथी भी आने लगी थी। लेकिन ये गड़बड़ ये होगी कि उनका ब्रेन जो है वो इतनी बुरी तरह से ट्रेंड हो या कंडीशनड हो चुका था कि उनके पास बाकी न्यूरल पाथवे नहीं थे काम जीने के लिए। आज भी वो मदर और उसकी बेटी यानी कि उस बच्चे की सिस्टर आज भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और किताब का नाम है 10% ह्यूमन। मैंने ये किताब करीब 3 या 4 बार पढ़ चुका हूँ। उसी चैप्टर में निखिल धुरंधर की कहानी भी है। शायद हमारा एक भी इंडियन डॉक्टर या एक भी इंडियन इस आदमी के बारे में नहीं जानता जिसने ये प्रूव कर दिया ये आपके फैट नहीं भर रहा है। आप कितना भी कम फैट खा लें, बेसिकली आपके एलपीएस हैं जिन्हें मारने के लिए इम्यून सिस्टम वहां पर अपनी सेल्स को इकट्ठा कर रहा है। तो जब अगर आप किसी मदर को हेल्प करना चाहते हैं तो पहले 3 साल में उसके लिए बड़ा क्रूशियल है। पहले 3 सालों में मदर का जो मिल्क है, पहले 3 साल में नहीं, पहले साल या 1.5 साल तक ही वो पीता है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वह हमारे लिए, हमारे बच्चों के हाथों में जो गुड बैक्टीरिया है उनको बढ़ाता भी है और उनको स्ट्रोंग भी बनाता है। वो प्रोबायोटिक भी होता है, वो प्रीबायोटिक भी होता है। लेकिन गड़बड़ इसके अलावा इससे भी पहले शुरू हो जाती है। अगर एक मदर है, वो अगर जब प्रेगनेंसी से गुजर रही है तो वो कोशिश करे कि वो ज़्यादा केमिकल्स अपनी बॉडी पर ना लगाएं, क्योंकि बॉडी के बैक्टीरिया उसको जिंदा रखने हैं। दूसरा काम उसे ये भी करना है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहे। वो ऐसे खाने को ना खाए जो उसके गट के बैक्टीरिया को खराब करे। वो खाना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक चीज को जो बताया जाना चाहिए वो नहीं बताया जा रहा है। एंड एक किताब है जिसका नाम मैंने लिखा है गुड गट। एरिका सोननबर्ग और जस्टिन सोननबर्ग हस्बैंड वाइफ हैं। इनकी पहली बेटी को जो डिलीवर किया गया था वो सिजेरियन ऑपरेशन से किया गया था। अच्छा। सिजेरियन ऑपरेशन का मतलब होता है कि वो नेचुरल वे में उस रूट से बाहर नहीं आया। याद रखिएगा, जो गट बैक्टीरिया हमारे हाथों में पाए जाते हैं वो हमारी मदर की देन है। जब हम बाहर आते हैं, डिलीवर्ड होता है जब एक बच्चा, तो जो मदर्स वेजाइनल रूट है वहाँ से ये गट बैक्टीरिया हमारे स्किन को, हमारे मुंह को, हमारी आंखों को मिलते हैं और ये तेज से ट्रेवल करके अपनी कॉलोनी आपके अंदर बसा लेते हैं और एक हमारे साथ एक रिश्ता बनाते हैं कि तुम मुझे खाना दो और मैं तुम्हें जीवन दूंगा। अगर ये बैक्टीरिया हमारे पास नहीं है तो हम कभी जिंदा नहीं रह सकते। कम है तो जिंदा रह सकते हैं पर बीमारियों को रहेंगे। एरिका सोननबर्ग ने कहा कि मेरी बेटी को वो सारे सिम्टम आने लगे, मेरी बच्ची का मूड खराब रहने लगा, वो रिएक्टिव होने लगी, वो बीमारी पकड़ रही थी, ऑटो इम्यून डिजीज। लेकिन मैं अब एक डॉक्टर होने के नाते मैंने देखा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब उन्होंने इस गट बैक्टीरिया के ऊपर काम करना शुरू किया। इन्होंने अपनी लैब बना रखी है गट बैक्टीरिया के ऊपर। द बुक इज गुड गट, ठीक है ना। गुड गट की इस राइटर ने कहा है कि अब मेरी 2nd डिलीवरी ड्यू हो चुकी थी, लेकिन इस बार मैं तैयार थी। मुझे मालूम था कि 2nd डिलीवरी भी सिजेरियन ही होगी, लेकिन इस बार उसने अपने डॉक्टर से कहा कि आप मुझे, मेरे बच्चे को पूरे बैक्टीरिया दें। तो इन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप एक कॉटन लें और कॉटन से जो वेजाइनल स्वैब्स हैं, वो बैक्टीरिया हैं, उसके बच्चे को मुंह को दिए गए, आंखों को लगाए गए, पूरी स्किन को लगाए गए और वो नॉर्मल होगा। और वो नॉर्मल हुआ। याद रखिएगा, जिन बच्चों को आज हम कह रहे हैं कि ये पढ़ते नहीं, इनका मन नहीं लगता, ये दादी की बात नहीं सुनते, पापा की बात नहीं सुनते, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये समय से पहले अंधेरे में पड़ा रहता है, ये रात भर खाना खाता है जोमेटो से मंगा कर, ठीक है ना, ये अपने लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहा, इसके अंदर प्यार ही नहीं किसी के लिए। याद रखिएगा, उसकी कमी नहीं है, ये पेरेंटिंग की कमी नहीं है, ये आपकी एजुकेशन की कमी है। आपने खुद को एजुकेट नहीं किया कि आपको क्या चाहिए था इस बच्चे को देने के लिए। उसके पास गट बैक्टीरिया की कमी है। 3 साल तक बच्चे को अगर आप एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो आप उसके गट के बैक्टीरिया को, जो गुड बैक्टीरिया उसको मार रहे हैं, और ऐसे में जो बैड बैक्टीरिया है वह है उसको पूरी लाइफ तंग करेंगे। अब इसलिए जरूरी है कि आप उसको प्रीबायोटिक दें। प्रीबायोटिक मतलब यहां पर प्रीबायोटिक का मतलब है कि उस बच्चे के बैक्टीरिया को जो खाना चाहिए उसे वो खिलाएं। लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको, एक रिसर्च आई है 1989 में। उस आदमी का नाम है, डॉक्टर का नाम है डेविड ट्रेकन। डेविड ट्रेकन ने एक रिसर्च की है, उस रिसर्च का नाम है हाइजीन हाइपोथेसिस। गूगल कर लीजिएगा। ये प्रूव हो चुका है कि जितना हम आज सफाई कर रहे हैं, हमारी फ्लोर्स स्टेरिलाइज कर लिए हमने,
इसका पोछा लगा, उसका पोछा लगा। हमने सारी अपनी चारों तरफ की चीजें स्टरलाइज कर ली हैं। 4-4 बार हम क्या कह रहे हैं कि अपने हाथों को धो रहे हैं। राइट। हमारे घर में बच्चे 1 या 2 ही होते हैं, हम सब स्टरलाइज्ड हो चुके हैं। उन्होंने पाया है कि जिन बच्चों को बचपन में खूब डर्ट में खेलने का मौका मिला है, बहुत सारे सिबलिंग्स में रहने का मौका मिला है, जितना ज्यादा वो एक्सपोज रहा है बैक्टीरिया से, उतना ही उसका इम्यून सिस्टम ट्रेंड हो गया है एंगेज होने के लिए। अगर आप अपने बच्चे को पूरी तरह से स्टरलाइज्ड माहौल में रखेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम, उसे यही नहीं पता कि मुझे किस पर अटैक करना था, किस पर नहीं। सोचो कि आपके घर में 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, लेकिन आपने किसी से उनको मिलवाया नहीं जीवन भर, न चाचा से, न मामा ने, न फूफा से, न किसी गांव वाले से, ठीक है ना, किसी से नहीं मिलवाया। और एक दिन उनमें से एक आदमी को लेकर जाते हो एक बारात में, और वहां बहुत सारे लोग हैं, अब वो किसे पहचानेगा? किसी को भी नहीं। और ऐसे में किसी ने उसकी तरफ कुछ गलत बात कह दी तो वो तो एक अजनबी की तरह मारेगा ना। एग्जैक्टली ये हमारे साथ हो रहा है आज, जो ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है और एलर्जी हो रही है। डॉक्टर डेविड ट्रेकन ने देखा है कि जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों के बीच में रहने का मौका मिला है जो खूब मिट्टी में खेले हैं, जिनको हम अनहाइजीनिक कहते हैं, एक इसके ऊपर भी किताब आई है, हमने उन बैक्टीरिया को अनहाइजीनिक बता दिया जो हमारे लिए हाइजीनिक है। और उस पोल्यूशन से भरे हुए जंक फूड को हमने एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में, बढ़िया से रैपर में, बढ़िया से पैकेट में करके उसे हाइजीनिक बता दिया है। उन्होंने कहा यह अनहाइजीनिक है, आपको नैरेटिव ही गलत बेचा जा रहा है, योर डर्ट इज द बेस्ट थिंग। उन्होंने कहा कि आप, एक समय था जब मैं गांव में पढ़ता था, हमें दिन में भूख लगती थी, तो कई बार हम अपने गांव में आते थे स्कूल से, तो दिन के 2:30-3 बज जाते थे, भूख लगी रहती थी। तो कई बार सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे हमें मिल जाते थे मूली खड़ी, मूली या शलजम। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे ही हम उखाड़ लेते थे, वहां पानी नहीं होता था, उसकी ऐसे ऐसे झाड़ा उसको ही खाया करते थे। आज हमें पता चले तो बहुत ही बढ़िया चीज थी। हम अपनी गाय भैंस को नहलाने के लिए तालाब में जाते थे, उसमें ही कई बार हम बहुत देर तक तैरते रहते थे। याद रखिएगा, वो बहुत बढ़िया चीज थी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया से एक्सपोज हो रहा था, प्लस हमें वो खूबसूरत बैक्टीरिया भी मिल रहे थे। पर वहां पर खराब बैक्टीरिया भी थे, ठीक है, लेकिन वो खराब बैक्टीरिया तो अभी भी आपके पास है, उन्हें अभी आप मार नहीं पाए हो। सही बात है। सही बात तो यह है कि वो आपसे मरेंगे भी नहीं, उन्हें संभालने के लिए गुड बैक्टीरिया चाहिए, तो इसलिए गुड बैक्टीरिया बनाइए। आपको पता है एक बैक्टीरिया आपके हाथों के अंदर, कौन सा? उसका नाम है सी डिफिसाइल। ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, ये सभी के पास है, ठीक है ना। 1950s में ये बैक्टीरिया ने अमेरिका में एक कोहराम मचाना शुरू कर दिया, और यहां तक कि ये लोगों को पेसिस करता था, डायरिया करता था, लूज मोशन करता था, कुछ भी समझिए, और उसमें मौत हो जाती थी। इसकी खास बात यह है कि अगर इसको आप मारने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं तो ये अपनी शक्ल बदल लेता है? और शक्ल बदलकर ये उस एंटीबायोटिक को जाने की इंतजार करता रहता है। एंटीबायोटिक जैसे ही चला गया हाथ से, ये फिर सी डिफिसाइल होकर आपको परेशान करता है। इसका इलाज पता है क्या था? क्या? FMT। अब ये कौन सी नई टर्म है? ये नई टर्म नहीं है, इसकी पूरी फॉर्म है। नहीं, मेरे लिए तो नई टर्म है। इसका पूरी फॉर्म है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। इसका मीनिंग ये था कि एक स्वस्थ व्यक्ति को लिया जाता था, उससे स्टूल डोनेट करवाया जाता था, और उस स्टूल को ट्रांसप्लांट किया जाता था उसकी बड़ी आंत में। पता है उसका रिजल्ट कितना था? कितना? 100%। कितने दिन में? 1 दिन में। यानी कि उस लाइलाज बीमारी को सिर्फ 1 दिन में बगैर पैसे के ठीक किया जाता था। और अगर आप 10% ह्यूमन बुक पढ़ रही हो तो उसमें वो एडवर्टीजमेंट भी दिखाया गया है, जिसमें वो $600 तब दिया करते थे कि इफ यू आर हेल्दी पर्सन, सुबह 7 बजे से शाम तक आप हमें अपना स्टूल डोनेट कर सकते हैं $600 में। बाय द वे, ये एड आज भी चलने शुरू हो चुके हैं। अब ये $1500 दे रहे हैं अमेरिका में। अगर आप इंडिया में भी बात करें, तो अगर आप कहें फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट FMT, तो देयर इज अ डॉक्टर, ठीक है ना, उनका सरनेम मैं बता देता हूं, मेरे पास उनका एक्चुअली नंबर भी है, पर उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। वो गंगाराम में डॉक्टर हैं, उनकी एक वीडियो भी पड़ी है, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप स्वस्थ व्यक्ति का स्टूल लेकर एनीमा के द्वारा, ठीक है ना, किसी भी तरीके से ट्रांसप्लांट करिए,
एंड जैसे ही वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे वहां पर, इमीडिएटली आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब जितने भी हम लोग सुनते आ रहे हैं कि क्यूरेबल नहीं है, कैंसर हो गया, डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, तो ये सब क्यूरेबल है? ये क्यों, इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ऑटिज्म उस बच्चे की कहानी है। हाँ। अगर आपने इतना नुकसान कर लिया है कि आपके न्यूरल नेटवर्क ही खत्म हो गया है पार्किंसन या अल्जाइमर में, तो अब गट बैक्टीरिया से बढ़ाने से शायद उतना काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि मैं अल्जाइमर को ठीक करने होने के बाद ठीक करूंगा, तो ये कभी ठीक नहीं होता। अभी तक तो यही है। तो आपको बेसिकली सबको ये समझना चाहिए इस पॉडकास्ट से कि अल्जाइमर जिस दिन दिखाई देता है उस दिन नहीं होता, 30 साल पहले शुरू हो जाता है। हाँ? यानी कि 60 साल के आदमी को अगर अल्जाइमर से दिखाई दे रहा है तो वो पहले तो समझ लीजिए 30 साल की उम्र में आप गलत खेल खेल रहे हैं। आप अपने माइक्रोबायोटे के लिए कभी भी कैजुअल ना हो। आप अपने गट के साथ कभी ना खेलें। आप अपने पैसे के साथ खेलकर जिंदा रह सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, 10-20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आप अपने रिश्तों को तोड़कर जिंदा रह सकते हैं। आप एक हाथ को कटवाकर भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो गुड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस है, बेफिडोबैक्टीरियम है, अकरमेंसिया जैसे बैक्टीरिया, अगर ये नहीं है तो आज चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि अगले 20 साल बाद, हो सके 10 साल बाद, हो सके इवन 5 साल बाद, हमारे बच्चे या हम उस सिचुएशन में आ जाएं कि जहां पर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें यह नहीं पता होगा मैं किसके साथ बैठा हूं, कहीं भी गिर पड़ूंगा, मुझे पता ही नहीं कि मुझे कैसे बिहेव करना है, मैं रास्ता भूल जाऊंगा अपने घर का, मैं पहचानना बंद कर दूंगा द प्लेग नाम की मूवी की तरह। याद रखिएगा, ये सारी की सारी प्रिवेंटेबल डिजीज है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब से हमने एंटीबायोटिक्स का यूज किया है, जब से हमने उस खाने को बंद कर दिया जो हमें खाना मिलता था 1970 में, क्या आप जानते हैं कि गेहूं की ऊंचाई कितनी होती थी? मैं गांव का रहने वाला हूं और मेरी 1970 की मेमोरी मेरे पास तरोताजा है काफी। अच्छा। उस समय गेहूं की हाइट 1.5 मीटर हुआ करती थी, आज ये 35 to 40 सेंटीमीटर है। उसमें एक बहुत ज्यादा भूसा हुआ करता था, फाइबर हुआ करता था, अब उतना नहीं होता। उसके बाद उस गेहूं को 1500 बार बदला गया है और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिया गया है। पता है उस गेहूं की खास बात क्या है इस वाले की? इसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक नहीं करता है, इसकी प्रोडक्शन भी खूब हो गई है, पर यह गेहूं नहीं है, यह जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO ऑर्गेनिज्म है। जब इसको बदला गया तो इसमें एक चीज मिलाई गई है, उसका नाम है BT टॉक्सिन। जब भी हम जेनेटिकल चेंज करते हैं तो इसको BT टॉक्सिन मिलाया जाता है। इस BT टॉक्सिन की खास बात यह थी कि ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया चीज थी। इसकी खास बात यह थी कि जो बैक्टीरिया उस गेहूं को खराब कर रहा था, या वायरस या फंगस जो भी थे, जैसे वो इस बैक्टीरिया इस गेहूं के ऊपर आते हैं तो अचानक इस गेहूं को, जैसे इस पौधे को वो खाना शुरू करते हैं, तो उनकी आंतें ऑटोमेटिकली और उनका गट, उनका पेट फट जाता है और वो मर जाते हैं और हमारा गेहूं बच जाता है। बाय द वे वही BT टॉक्सिन हम अपने बैक्टीरिया को दे रहे हैं। अगर आप अपने बैक्टीरिया को बचाना चाहते हैं तो आप इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के इस चीज़ों को कम करें। अगर आप इनको ठीक रखना चाहते हैं तो 2 वर्ड जरूर याद रखें, एक प्रीबायोटिक आपको डेली लेना है, एक प्रोबायोटिक। आपने कई बार ये टर्म यूज़ किए, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या है ये, कैसे काम करती है और क्या ये हमारे गुड बैक्टीरिया को बनाने में हेल्प करती है? देखिए, अगर आपको डिजीज फ्री रहना है तो 2 काम करने पड़ेंगे आपको। वहीं से जुड़कर आएगा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या क्या है। अच्छा। पहला काम है कि अगर आपको लाइफ को डिजीज फ्री जीना है तो पहला काम माइंड को आपको NLP जैसी टेक्निक से बढ़िया तरीके से ठीक करना है। अब आती है बात गट की, तो वहां पर आपको 2 चैलेंज को पूरा करना होगा। पहला चैलेंज ये है कि जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को आपको रोकना होगा। बिल्कुल। और दूसरा काम यह है कि आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाना होगा। अगर हम गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो वहां पर 2 वर्ड आते हैं कि प्रीबायोटिक, एक है प्रोबायोटिक। प्रो का मतलब होता है कि वो फूड हमें खाना है, वो सप्लीमेंट्स लेने हैं जो ऑलरेडी बैक्टीरिया के रूप में है और वो बैक्टीरिया ही हमारे अंदर जाकर पनपना शुरू हो जाएंगे और हमारी गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को या कॉलोनी को डेवलप कर देंगे। उसे हम प्रोबायोटिक कहते हैं, यानी कि हमें वो लाइव बैक्टीरिया खाने पड़ेंगे। दूसरी बात है कि अगर हमने उन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ा ली लेकिन हम उनको खाना नहीं दे रहे हैं तो वो बेसिकली बहुत नुकसान कर सकते हैं। कई बार वो हमारी गट की लाइनिंग को खाने लगते हैं अगर वो भूखे हैं तो हमें उनको खाना भी देना है। वो जो खाना है उसे हम प्रीबायोटिक कहते हैं। अच्छा। बेसिकली हमारा खाना जो है उसमें से प्रीबायोटिक करीब करीब हमने नील कर दिया है कुछ सालों में। जो जंक फूड है
उसमें कोई भी प्रीबायोटिक आपको नहीं मिल रहा है। जो शुगर के आपको चॉकलेट है या मिठाइयाँ, उनमें कोई भी प्रीबायोटिक नहीं है। इवन हमने उन चीज़ों को खाना शुरू कर दिया है जो हमारी C4 SIBO को बहुत अच्छे लगते हैं और वो और अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं। जब भी आपका मन करता है मीठा खाने को, जब भी आपका मन करता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने को, ठीक है ना, या जंक फूड खाने को, नान खाने को, समझ लीजिएगा कि आपके अंदर SIBO नाम का या C4 नाम की बीमारियां डेवलप हो गई है। जब भी आपको क्रेविंग होती है बियर पीने की या मिठाई खाने की, चॉकलेट खाने की, खाने के बाद हो, खाने से पहले हो, समझ लीजिएगा कि ये क्रेविंग आपकी नहीं है, ये आपके माइंड में नहीं बसती। ये बेसिकली आपके बैक्टीरिया मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाओ मेरे लिए, और आप खाकर ये कहते हैं ठीक है लो मेरे आका, और वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आपको क्रेविंग हो रही है मिठाई की या बियर की या कार्बोहाइड्रेट की, हम देखते ही आपको किसी रेस्टोरेंट को देखते ही मन करता है कि ये बर्गर खा लूँ, ये पिज़्ज़ा या ये चाउमीन या नूडल्स खाना शुरू कर दूं या चिप्स खाना शुरू कर दूं, तो समझ लीजिएगा कि ये आपका फेवरेट फूड नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप एक जेल में जा चुके हैं, जिसका जेलर या जिसका मालिक आपका गट का बैड बैक्टीरिया है। सही, तो आधी पॉपुलेशन को इस चीज़ की वो है ना कि उनको खाने की क्रेविंग होती है मीठे की, तो मुझे तो लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग फिर अच्छा होता कि अगर वो आधे ही होते। ऑलमोस्ट इसमें 90% से ज़्यादा लोग फंस चुके हैं, और उनको यही नहीं पता है कि वो अपने ही अगेंस्ट एक बड़ा गेम खेल रहे हैं, कि वो अपने बेकार के बैक्टीरिया को, अपने दुश्मनों को अपने ही अपने घर में रखे हुए हैं। बेसिकली ये वही बैक्टीरिया हैं जो SIBO हैं क्रिएट करते हैं, और उनका जो स्किन है या उनके जो मेटाबोलाइट्स हैं, इनका जो बाई प्रोडक्ट है वही LPS है, जो आपकी हर एक बीमारी को जन्म दे रहा है। हर एक बीमारी को, यू नेम एनी डिजीज, स्किन की है, मसल्स की है, बोन्स की है, आंखों की है, किडनी की है, लीवर की है, आपके बालों की है, आपके जोड़ों की है, हार्ट की भी, एग्जैक्टली आपके आर्टरीज की प्रॉब्लम है, ये सब LPS से आ रही है। और इसके लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, यानी कि आपकी 10 किताब पढ़नी है। इन LPS को तो आप कभी आप सिर्फ और सिर्फ गूगल भी कर लें तो इसका मतलब है कि आपको दोनों फूड को डेली लेना है। आप अपने बैक्टीरिया को रोज थोड़ा सा बढ़ाते रहें, उसके लिए आपको फर्मेंटेड फूड खाने चाहिए। ये हमें रोजमर्रा के जीवन से मिल जाते हैं। इडली बिल्कुल बहुत अच्छी है, लेकिन उसे आप गर्मा गर्म ना खाएं, बल्कि 2 घंटे बाद खाएं। अच्छा, जब आप 2 घंटे बाद खाते हैं तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, उसका स्वाद खत्म हो जाता है। अगर आपको जीना है स्वाद के लिए, तो आपके लिए 10 दिन की एक छोटी सी जेल अपने आप लिए तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 10 दिन में आपके जीभ के सारे टेस्ट बड्स बदल चुके होते हैं। यानी कि 10 दिन के लिए अगर आप क्रेविंग को बंद करना चाहते हैं या आप किसी भी टेस्ट से बाहर आना चाहते हो, तो 10 दिन के लिए उस खाने को पूरी तरह से छोड़ दीजिएगा, और 10 दिन के अंदर आपकी जो टेस्ट बड्स हैं या टेस्ट सेल्स हैं वो बदल जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, खाना खाने के लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया होते हैं। कमाल की बात यह है कि हम में से 99% लोग इन तीनों क्राइटेरिया को नहीं जानते, और फिर किस क्राइटेरिया को चूज करना ये भी नहीं जानते। खाना मुझे इसलिए खाना है, मुझे भूख का एहसास हो रहा है, जो मुझे कुछ भी खाना है। यानी कि आपको भूख को खत्म कर लिया, इसलिए आपने खाना खाया। खाना इसलिए खाया है कि वो टेस्टी है। बिल्कुल। कई बार खाना इसलिए खा रहा है कि सब खा रहे हैं तो मैं भी खा लेता हूं, ये तीसरा भी क्राइटेरिया अब तो, या खाने का टाइम हो गया है भले ही भूख ना हो। और चौथा क्राइटेरिया है कि ये खाना क्या मुझे एनर्जी दे रहा है। जब भी आपके सामने खाना हो तो एक ही सवाल करिए, क्या मुझे एनर्जी दे रहा है? क्या ये मेरे गट को एनर्जी दे रहा है? ये क्या मेरे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ठीक है? क्या ये बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाकर मेरे ब्रेन को ठीक करेगा, या ये बेकार के बैक्टीरिया की ग्रोथ देकर मुझे समय से पहले डिमेंशिया, अल्जाइमर और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का शिकार बना देगा? जैसे आप इतनी जानकारी लेंगे तो आपका टेस्ट बदलना शुरू हो जाएगा। आप कितनी देर तक अपने दुश्मन को प्यार कर सकते हैं, इमोशनली? 1, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, लेकिन वो बार बार वही बदतमीजी करेगा तो एक दिन आपको निश्चित रूप से उससे दूर जाने को मन करेगा। यही बिल्कुल आपके जीभ के साथ भी है। तो इसलिए याद रखिएगा, आप जब भी खाना खाएं तो एक ही क्राइटेरिया को देखें, क्या ये मेरे लिए हेल्दी है, यानी कि ये मुझे क्या एनर्जी देगा, मेरे बैक्टीरिया को एनर्जी देगा, और मेरी भूख की जो एक क्रेविंग है या सेंसेशन है उसको भी ये एड्रेस कर रहा है या नहीं। अगर उस पर वो फिट बैठ रहा तो खाइए, वरना आपके लिए फूड अवेलेबल है, फूड अवेलेबल नहीं है। इतने से भी काम नहीं चलेगा कि आपने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लेना शुरू कर दिया। आपको उस खाने को हटाना होगा जो एंटी माइक्रोबायोटा यानी कि एंटी गट बैक्टीरिया है। उसमें सबसे बड़ा रोल है आप कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट का। उसमें सबसे बड़ा रोल है ग्लूटेन का, जो आपको गेहूं से मिलता है, व्हीट से मिलता है। उसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी स्ट्रेस का। उसमें सबसे बड़ा रोल है जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं।
उन गुड बैक्टीरिया को मारने का सबसे बड़ा रोल है जो आप एनाल्जेसिक्स या पेन किलर खाते हैं। इनको आप मिनिमाइज करें। छोटी छोटी चीजों के लिए आप गोलियां मत खाइएगा। आपकी बॉडी के अंदर, क्या आप जानते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इतना एंटी पेन किलर है, आई मीन इतना पेन किलर है कि वो मॉर्फिन के इंजेक्शन से भी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको आप एंडोर्फिन्स कहते हैं। लेकिन आप उसे रिलीज ही नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो आपका गट ठीक है और ना ही माइंड ठीक है। जब भी हम पेन किलर आई मीन जो हमारे अंदर है जिसका नाम एंडोर्फिन है, अगर उसको रिलीज करना सीख जाएं तो आप कभी किसी पेन का एहसास ही नहीं करेंगे। आप किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं। बस इतना सा करना है कि आपको ठहाके मारकर हंसना चाहिए, अपनों के साथ बैठकर खूब बढ़िया तरीके से एंजॉय करें, अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय करें, खेलें खूब। हम खेलते हैं जीतने के लिए, कई बार तो हम खेलते ही नहीं हैं, और खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं। एक बच्चे को देखिएगा, वो कई बार कहता है दीदी मैं हार जाऊंगा पर मेरे साथ खेलो। वो खेलना चाहता है, हम जीतना चाहते हैं। तो जीत के ना हार के रंग में रंगा हूं मैं, नहीं संसार के रंग में रंगा हूं, ये मेरी लाइन है। तो आप खेलिए बढ़िया तरीके से, और ये मत सोचिए कि मुझे जीतना है। तो जब भी आप उन मोमेंट्स में जीते हैं, आप इनर लाफ करिए तो एंडोर्फिन रिलीज होगा। यह आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। कुछ चीजों को बिल्कुल आप छोड़ दें अपने किचन में से। उनमें से पहली चीज है कि अगर आप अपने बैक्टीरिया को और अपने गट को बढ़िया रखना चाहते हैं, आपकी लाइनिंग बढ़िया रहे, म्यूकस बढ़िया बने, आपके जो गट लाइनिंग का पॉजिटिव म्यूकस है, आपकी पॉपुलेशन अच्छी हो, आपके सेंसर खराब ना हो गट के, आपका जो गट की इम्यूनिटी पड़ी है वो बिना मतलब एक्टिवेटेड या ओवर रिएक्टिव ना हो, तो पहला काम करें कि आप अपने किचन से पूरी तरह से निकाल दें वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल को। वो बेसिकली ऑयल नहीं है, उसमें 3 बार पेट्रोल या केमिकल्स मिलाए जाते हैं। पहली बार जब आप किसी भी सीड से पेट्रोल आई मीन तेल को निकाला जाता है कंपनीज के द्वारा, तो उसमें कोई तेल बाकी ना रहे तो उसमें हेक्सेन मिलाया जाता है जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो उसमें से पूरा तेल निकाल लेते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि जब भी आप रिफाइंड आई मीन नॉन रिफाइंड ऑयल को देखेंगे तो वो कई बार आपकी आंखों में पानी ला दे देगा, छींक क्रिएट करेगा, ऐसा लगेगा कि आप बेचैन हो रहे हैं वहां पर। तो उसमें वो डिओड्रेंट मिलाते हैं ताकि उसमें से वो बेकार की जो जलन है वो खत्म हो जाए। लेकिन यहां भी नहीं रुका जाता। सबसे ज्यादा नुकसान ये तब होता है जब उस ऑयल की कंप्लीट नेचर को बदल दिया जाता है। जो नॉन रिफाइंड ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। स्मोक पॉइंट का मतलब है कि जब आप उसे रसोई में डाल रहे हैं, आई मीन उसमें पूड़ियां तलने के लिए, तो अगर 50 डिग्री पर वो अभी उबला भी नहीं है, इससे पहले वो स्मोक देना शुरू कर देगा, और वो स्मोक इतना खराब होगा कि उसमें सभी की आंखों में पानी आ जाएगा। लोग चिल्लाएंगे अरे कैसा तेल लेकर आए हो। तो कंपनी क्या करते हैं, इसकी कंप्लीट नेचर को बदलकर इसमें वो सारे केमिकल मिला देती हैं कि इसका स्मोक पॉइंट बढ़ जाए और ये अब 200 डिग्री तक उबलता तो रहे पर स्मोक ना दे। अगर इससे भी ज्यादा आप उबाल रहे हैं, पूड़ियां तल रहे हैं, तो वो पूड़ियों को खस्ता तो बना देगा लेकिन स्मोक क्रिएट नहीं करेगा और आपको लगेगा कि कितना बढ़िया तेल है। याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक है। यह आपके गट बैक्टीरिया और गट लाइनिंग दोनों के लिए खराब है, और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो यह आपके ब्रेन के लिए बहुत खतरनाक है, आपकी सेल्स के लिए बहुत खराब है। दूसरी चीज जो आपको छोड़ देनी चाहिए वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। कुछ दिन के लिए छोड़कर देखिएगा। कई बार इसके लिए मुझे बहुत सारी गालियां या हेट कमेंट मिल रहे हैं, ठीक है ना। लोग कहते हैं तुमने भी तो बचपन में दूध पिया था। बहुत पिया था, और मैं ये कह सकता हूं मैंने जितना दूध पिया है अपने बचपन में वो हर बच्चे को इतना नहीं मिलता, क्योंकि मेरी मदर जो दूध बनाती थी वो यूनिक होता था। गांव में अगर मेहमान आते थे तो हमारे घर का दूध पीकर खुश हो जाते थे। मैंने खूब पिया है, लेकिन जब मुझे पता चला है कि दूध बेसिकली मेरी अधिकांश बीमारियों का 93 में कारण है, जिसमें माइग्रेन था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी था, और एसिडिटी थी, और पेप्टिक अल्सर था, और बालों का गिरना था, तो मैंने तब सोचा कि इसे मैं छोड़कर देखता हूं। चाहे वो दूध प्योर ही क्यों ना हो, कोई सा भी दूध हो, बेसिकली तब मुझे कुछ चीजें पढ़ने को मिली। उसमें पहली चीज थी कि यह आपकी कैल्शियम को बर्बाद करता है और आपकी हड्डियों को कमजोर करता है, आपके दांतों को खोखला करता है। और मैं चारों तरफ अपने गांव में देखता था कि मेरे गांव के लोग खूब दूध पीकर भी अपने दांतों को खोखला कर रहे हैं। फिर मैंने इसकी साइंस को पढ़ा, और फिर मैंने पता चला कि हमारे कैल्शियम को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो वो दूध कर रहा है। आप कहेंगे कैसे, ये तो जानना चाहेंगे ना अभी कई लोग। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। ये तो भी मैंने थोड़ा सा बताया कि हमारे पास विटामिन K2 भी होना चाहिए कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए, उसका कोई जिक्र नहीं करता। एनीवे, कैल्शियम, दूध और आपकी हड्डियां, 3 वर्ड है यहां पर। जब भी आप दूध पीते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है वो मैं बता देता हूं। आपकी बॉडी को जीवित रहने के लिए pH वैल्यू को 7.4 रखना जरूरी है।
अगर आपकी बॉडी 6 तक आ जाए किसी गलती से, या फिर 8 तक भी पहुंच जाए पीएच वैल्यू में, पीएच वैल्यू का मतलब होता है कि वो कितनी न्यूट्रल या एल्कलाइन है, तो हमारी बॉडी एल्कलाइन मीडियम में जीना जानती है। जैसे वो एसिडिक होती है तो इमीडिएटली हमारी बॉडी अपने आप को एल्कलाइन रखना जानती है। उसके लिए एक हमेशा करो या मरो की स्थिति होती है। अच्छा, ओके। जब भी आप दूध पीते हैं तो उसमें एक चीज होती है जिसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को कभी भी आप पढ़िएगा, हमारे जो एसिडिक मीडियम है हमारी बॉडी का, वो फॉस्फोरस उसे क्रिएट करता है। तो हमारी बॉडी को इमीडिएटली जैसे ही दूध पीते हैं तो एक एसिडिक मीडियम मिलता है। अब वो उसे एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन बनाना चाहती है, ओके। तो वो दूध के कैल्शियम को यूज नहीं करती, जबकि एल्कलाइन बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो वो हमारे जो ब्लड में और हमारी सेल में जो कैल्शियम है, जो बायोकार्बोनेट के रूप में पड़ा है, उसे वो यूज कर लेती है बॉडी कि भाई मेरा काम मुझे अभी बचाओ। अब मान लेते हैं इमरजेंसी में आपके पास 1000 रुपए रखे हैं, हाँ। और ये तब के लिए रखे हैं कि भाई आप 1 साल बाद यहां खर्च करेंगे। लेकिन अगर घर में इमीडिएटली कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी का हाथ पैर चोट लग जाए और पैसा नहीं है, तो फिर आप ये नहीं देखेंगे कि ये उस दिन क्या होगा, हाँ। आप इस 1000 रुपए को निकाल लेंगी। ऐसा ही बिल्कुल हमारी बॉडी करती है। और जो उसे कैल्शियम लेना चाहिए था वो हड्डियों से उसको मिला ही नहीं, राइट? अभी इसकी वहां तक नहीं पहुंचे। यानी कि अभी मेरे पास एसिडिक मीडियम आया दूध पीकर, मेरे माइंड और बॉडी ने एकदम से कैलकुलेट कर लिया है हाँ। कि इसमें इतना फॉस्फोरस है, हाँ। और एकदम से ये इसमें इतनी प्रोटीन भी है, ठीक है ना, और एक एसिडिक मीडियम शुरू हो गया बनना। अब मेरी बॉडी क्या करेगी, इस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में करने के लिए 7.4 रखना जरूरी है। नहीं तो हमारी बॉडी कई बार जीना नहीं जानती है एसिडिक मीडियम में। पता है आपको, जब लोग जर्म से मरा करते थे, वो जर्म से नहीं मरते हैं, बैक्टीरिया के अटैक से नहीं मरते हैं। असलियत में वो बैक्टीरिया इतना बड़ा हो जाता है फैलकर कि वो आपकी बॉडी के एसिडिक मीडियम को बढ़ा देता है। तो पीपल डाई ऑफ एसिडिक मीडियम क्रिएटेड बाय द बैक्टीरिया। ओह माय गॉड। ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगी बॉडी, आपके पास जो कैल्शियम प्रोडक्ट पड़े हैं, जिसको हम बायोकार्बोनेट कहते हैं, आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में, आपकी सेल में, वो इमीडिएटली यूजेबल है। और उसे यूज करके वो अपनी एल्कलाइन मीडियम को ऊपर कर लेगी। लेकिन अब बॉडी को कहां से लेना है, कैल्शियम। अब वो कैल्शियम लेगा आपकी हड्डियों से या फिर आपके दांतों से। मैं इतने लोगों को जानता हूं, मेरे भी 2 दांत तभी खोखले हुए हैं जब तक मैं 99 या 2000 तक मैं दूध पीता रहा। उसके बाद एक भी दांत मेरा खोखला नहीं हुआ। इसलिए मैंने दूध को छोड़ा। दूध को मैंने इसलिए भी छोड़ा, तब मुझे पता चला कि हम बेसिकली इसमें से जिस प्रोटीन के लिए दूध को पी रहे हैं उसका नाम कैसीन है, और जो कैसीन है उसे हमारा लीवर डाइजेस्ट करना नहीं जानता। एक किताब में लिखा है कि 50% कैसीन हमारी बॉडी में एक फॉरेन मटेरियल की तरह घूमता रहता है और हमारे इम्यून सिस्टम को गट में भी और ब्लड में भी बिना मतलब ओवर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। और एक किताब में लिखा है 86% कैसीन डाइजेस्ट नहीं होता। तीसरी चीज जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं ग्लैंड्स को पढ़ता हूं, जो मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है वो है हमारे ग्लैंड्स। याद रखिए, ग्लैंड्स जो है हार्मोन पैदा करते हैं, और हार्मोन हर एक सेल पर जाकर एक इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर मेरे सामने इस समय कोबरा आ जाए तो इमीडिएटली मेरा माइंड इस कोबरा को एक डर की तरह लेगा, और ये डर मेरी ग्लैंड से लेकर इमीडिएटली वो कोर्टिसोल निकाल देंगी। कोर्टिसोल मेरी सेल पर जाएगा और मेरे पास पावर आ जाएगी कि मैं या तो लड़ूं या भागूं। समझ गए। लेकिन कमाल की बात यह है कि हार्मोन आपके जैसे ही गड़बड़ा जाएंगे, आपकी सेल भी इमीडिएटली गड़बड़ा जाएगी। आपको क्या पता है कि जो आप भैंस का या किसी गाय का दूध पीते हैं या जानवर का दूध पीते हैं, वो किसके लिए बना था? उस बच्चे के लिए बना था जो उसका बच्चा है, जो जिसका जन्म के टाइम पर वेट था 60 पाउंड। आपका कितना था? 6-7 पाउंड। उसकी लाइफ कितनी है? 8 साल। आपकी कितनी है? 80 साल। उस भैंस के बच्चे को मां किस साल कितने उम्र में बनना है? 18 महीने में। उसके लिए वो सारे के सारे हार्मोन बने पड़े हैं। उन हार्मोन्स को आप कैसे ले सकते हैं अपने बच्चियों को? वो हार्मोन आप कैसे ले सकते हैं? वो ग्रोथ हार्मोन आपके लिए नहीं बने हैं। उस ग्रोथ हार्मोन को लेकर आपकी बॉडी कंफ्यूजन में रहेगी। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि वो आपको हॉरिजॉन्टली मोटा कर रहा है दूध, वर्टिकली नहीं कर रहा। अगर उसमें इतनी पावर है तो वो वर्टिकली क्यों नहीं करता सभी लोगों को, लेकिन हॉरिजॉन्टली वो सबको कर सकता है। फिर मैंने पढ़ा कि बेसिकली जो दूध की जो नेचर है वह आपको एलर्जी क्रिएट कर रही है। तो जितने लोगों को, मैं अभी भी कहता हूं, अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही है या एलर्जी है, मैं सिर्फ लोगों से यह कहता हूं
कि मुझे गाली देने के बजाय वो भी दे लीजिएगा, अगर शांति पड़ती है। आप 30 दिन के लिए दूध छोड़कर देखें, आप एलर्जी फ्री हो जाएंगे, आपकी साइनस खत्म हो जाएगी, आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे, आपके स्किन रैशेस बंद हो जाएंगे। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, दूध छोड़ दीजिएगा। और एक चीज और मैं अभी बताने जा रहा हूं, उसे छोड़ दीजिएगा एंड सडनली आप फिर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। करके देखिएगा, क्योंकि आपने इम्यून सिस्टम को जो ओवर रिएक्ट कर रखा है दूध पीकर, जो आपकी कैसीन है 50%, वो फॉरेन मेटल की तरह घूम रही है आपके ब्लड और आपके गट में, तो निश्चित रूप से आपका इम्यून सिस्टम तो बर्बाद हो रहा है उसके लिए। तो आप उसे छोड़कर देखिएगा एंड सडनली आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी उससे पहले से ज्यादा है। कई बार लोग कहते हैं कि पहले भी तो लोग पिया करते थे, इसको तो संपूर्ण आहार बोला गया है। संपूर्ण आहार किसने बोला है इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले पिया करते थे, बिल्कुल ठीक है। वो गाय अगर उसे आप खाली छोड़ रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं, और वो देसी गाय है उस एनवायरमेंट की, ना कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय है, तो याद रखिएगा वो गाय को खुला छोड़िए और वो गाय कई बार दूर तक जाएगी चरने, और वो उस पौधे को चरकर खाएगी जो उसके गट के बैक्टीरिया को ठीक करते हैं। आज आप उसे बांधकर खिला रहे हैं, वो फूड दे रहे हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आप कहते हैं देसी गाय का दूध मिलता कहां है और कौन सी किस तरह से आप उसको रखते हैं, या उसको दूध के लिए तैयार करते हैं, उसको कितने ऑक्सीटोसिन खिलाए जा रहे हैं, कितना ट्रॉमा में वो रहती है जब उसके बच्चे को आप दूध नहीं पिलाते हैं। ये सब चीजें नहीं करेंगे कैलकुलेट आप। तो दूध को मैंने छोड़ा तो मैं आपको बताऊं, उसके बाद मुझे साइनसाइटिस नहीं हुई, मेरे फंगल इन्फेक्शन सारे खत्म हो गए, क्योंकि दूध जो है आपके सीफों की ग्रोथ को बढ़ाता है। वहां पर उसको शुगर भी मिल रहा है और वहां पर उसको पूरा एनवायरनमेंट मिल रहा है अपने आप को ग्रो करने का। तो सवाल यह नहीं कि आपको दूध पीकर वो कहां जा रहा है, सवाल यह कि दूध जब पी रहे हैं पहले तो ये देख लो कि सीबो और सीफो जो बना रखी है उसे तो क्लियर कर लो, फिर पी के देख लेना 1 महीने के बाद। दूध भी यही है, भैंस भी है और भैंस वाला भी यही है। तीसरी चीज को आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, वो है शुगर, रिफाइंड शुगर। अगर आप सीबो और सीफो को मारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं पेट को, कोई नहीं बताएगा ये आपको, सब कहेंगे त्रिफले की चूर्ण खा लो। और ये चूर्ण खा खा के लोग परेशान हो चुके हैं, सुखा दिया लोगों ने अपनी हाथों को। तो चूर्ण तो हर आदमी खा रहा है, ठीक किसका हो रहा है? अगर ये गट ठीक हो जाए तो फिर ये, मैं तो कह रहा हूं कि खा लो, फिर खत्म करो। लेकिन सब लोग कहते हैं एक बार खराब हो तो ठीक होगा, आप जानते ही नहीं गट के बारे में। अगर आप गट को ठीक करना चाहते हैं तो तीसरी चीज है, वो है आपका शुगर, क्योंकि आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज्यादा किसी चीज से आपको ऑर्डर देने के बाद खुश होते हैं, तो वो तब होते हैं जब आप मीठा खाते हैं। अगले 45-50 दिन के लिए आप कुछ ना खाएं मीठे में। एकदम से लोग क्या कहेंगे, सर गुड़ खा लूं। भाई जरूरत क्या है? आपकी बॉडी को जितनी शुगर की जरूरत है वह आपके खाने से बना लेगी, उसे बनाने दीजिएगा। आपने अपनी बॉडी को पूरा इनएक्टिव कर दिया है फालतू चीजें खिलाकर। समझने की कोशिश करिएगा। और इसमें भी एक चीज बड़ी खतरनाक है और वह है आइसक्रीम। आइसक्रीम आपके आंतों में छेद करती है। यह किताब इस समय यहां रखी है, जीनियस फूड, इसमें भी यह लिखा हुआ है, सुपर गट में भी लिखा है, गुड गट में भी लिखा है, और सभी जगह लिखा है कि आइसक्रीम को बनाने में हम इमल्सीफायर्स का प्रयोग करते हैं। इमल्सीफायर्स वो सब प्रोडक्ट होते हैं जो दो चीजों को मिला देते हैं। अच्छा। जैसे पानी और तेल आपस में नहीं मिलते, लेकिन अगर आप इमल्सीफायर मिला दें तो वो मिल जाएंगे और मोम की तरह बन जाएगा। वही बिल्कुल आप आइसक्रीम में काम करते हैं। आप घर में आइसक्रीम बनाइए, फ्रीजर में रख दीजिएगा, जैसे ही बाहर निकालेंगे वो पानी बन जाएगा। यस। लेकिन आप जाइए आइसक्रीम खाइए और आधे घंटे तक भी खाते रहेंगे, वो नहीं हटेगी, मतलब वो कभी भी पानी नहीं बनेगा। याद रखिएगा, ये पता है आप क्या कर रहे हैं, उसमें इमल्सीफायर मिलाया गया है। इमल्सीफायर्स आर द मेन कल्प्रेट जो आपके गट लाइनिंग में छेद करते हैं। आइसक्रीम के अलावा भी और कोई किसी, आइसक्रीम के अलावा जितने भी आपके पास दूसरे फूड प्रोडक्ट्स हैं, इवन आपके बहुत सारे क्रीम्स हैं जो चेहरे पर आप लगाते हैं, इवन जो ग्लूटेन नुकसान देने वाला है वो हमारे बियर में है, लिपस्टिक में भी है बाय द वे। इसलिए सर आप धीरे धीरे सब बंद करवा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप जीना चाहते हैं तो मैं तो बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक भी बंद ना करो। मैं किसी के दूध को नहीं छीन रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मिठाई ना खाओ, खूब खाओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चीजें साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी और आप तक नहीं पहुंच रही, मुझे उन 10 गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मुझे दे रहे हैं, मुझे उस आदमी से फर्क पड़ता है जिसने मुझे लिखा है कि सर मैंने पूरी तरह से रिटर्न कर लिया अपनी बीमारियों से और मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूं।
तो जो इतने बड़े बड़े ब्रांड की भी अगर हम कोई चीज लेते उनकी कहानी मैं फिर बता सकता हूं और पेज नंबर बता दूंगा। एक ऐसी कहानी को बता सकता हूं जिसने मिल्क प्रोडक्ट बच्चों के लिए बेबी फूड बनाया था और कितना बड़ा धोखा किया था मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन के साथ। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं। यह है तीसरी चीज। चौथी चीज है आपका व्हीट। अगर आप अपने गट को बचाना चाहते हैं तो आप ग्लूटेन बंद कर दें। ग्लूटेन आपके गेहूं में भी है, जौ में भी और राई में भी, जौ में है। इन दोनों चीजों को अवॉइड करें कुछ दिन के लिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो ग्लूटेन आजा है, ये स्टिकी प्रोटीन जो है, ये नॉन डाइजेस्टेबल है आपके गट के लिए हमेशा, और ये आपके गट लाइनिंग के लिए भी खतरनाक है और गट बैक्टीरिया के लिए भी खतरनाक है। और इसके बाद जो एक चीज है वो है आपका व्हाइट सॉल्ट, सफेद नमक। आप इसकी जगह, आप क्या जानते हैं, जब आपको कहा जाता है कि फूड संपूर्ण आहार है, ये आपके लिए झूठ बोला गया है। जिस किताब में लिखा है वह एक जनरलाइज्ड ट्रूथ है, रैंडम ट्रूथ है। वो किसी ने लिख दिया और आपने पढ़ लिया और उसको सब लोग कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे कम पैसे का जो सुपर फूड है वो क्या है? क्या? वो सूरज देवता और पानी के देवता ने आपके लिए एक चीज बनाई है जिसका नाम है नमक, सी सॉल्ट। सी सॉल्ट। 92 मिनरल्स उसी कैटेगरी के हमारे लिए अवेलेबल हैं जो सूरज और पानी के संबंध से बनता है, जिसका नाम है नमक। लेकिन हमने उसमें से 92 में से 90 को निकालकर 2 दे दिए हैं, एक नाइट्रोजन और एक सोडियम और एक क्लोराइड। बट वो तो बोलते हैं बहुत हार्मफुल होता है। अगर मैं आपको इसी के ऊपर किताबें पढ़ा दूं तो आप कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे। आपके पास 92 जो मिनरल्स आपको चाहिए आपकी बॉडी को, और उनमें से 70 से ज्यादा जो आपकी आपकी बोन्स को चाहिए, वो सारे के सारे आपके सी सॉल्ट में है। वह आपके लिए अमृत है। याद रखिएगा, सी सॉल्ट अगर आप खा रहे हैं तो आपका बीपी कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप ये रिफाइंड खा रहे हैं तो आप बढ़ेगा। किताब का नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। कैंसर का सिर्फ एक ही जवाब है। और किताब का जो राइटर है वो एक एमडी डॉक्टर है, लियोनार्ड कोल्डवेल। उसके बारे में लिखा है कि 34,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट को उसने ठीक किया है। और उसने कहा है कि कैंसर सिर्फ तब होता है जब हमारी सेल एनोर्बिक हो जाती है, यानी कि वहां उसके पास ऑक्सीजन नहीं होता। अगर वहां ऑक्सीजन पहुंच जाए तो वो कैंसर नहीं बच सकता। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए सबसे बढ़िया काम क्या है कि डिहाइड्रेट कर दो तो वो कैंसर बढ़ जाएगा। हमारा जितना भी सोल्ट है डिहाइड्रेट करता है हमें, रिफाइंड सोल्ट। कभी भी आप देखिएगा पानी पीने का मन करता है खूब, ठीक है ना। इसीलिए जब भी आप बार में जाते हैं आपको ड्रिंक के साथ एकदम से कोई भी स्नैक्स दे दिए जाते हैं, पीनट दे दिए जाते हैं जिसमें खूब सोल्ट होता है, ताकि आप नेक्स्ट ड्रिंक की इंतजार करें, ऑर्डर करें। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप 3 लीटर पानी लीजिए, उसमें से 1/4 चम्मच आप सी सोल्ट को डालिए, मोटी डली वाला नमक, ठीक है ना। मेरे घर में रखा हुआ है। हर सुबह मैं गट को ठीक करने के लिए एक विशेष प्रकार की चाय बनाता हूं जो सबको बताऊंगा, सीबो को ठीक करने के लिए। उसमें मैं थोड़ा सा डाल लेता हूं और वो डली की डली डाल लेता हूं, छोटी करके, पीसता भी नहीं हूं, ठीक है ना, मजा आ जाता है। तो उन्होंने कहा है कि ये 3 लीटर पानी दीजिए उस कैंसर पेशेंट को, उसमें 1/4 चम्मच सी सोल्ट डालिए, उसे के पीते रहिए। सी सोल्ट की खास बात यह है कि उसमें इतने मिनरल्स होते हैं कि वह आपके पानी को, ऑक्सीजन को पकड़कर उस सेल तक ले जाता है, एक सेल तक ले जाता है, और वहां पर ऑक्सीजन से आपकी उस कैंसर सेल को वो मारने के काम करता है। मैं इसके गुणों को यहां पर नहीं बता सकता, कभी भी आप डाल दीजिएगा। इसके ऊपर तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि इट इज द बेस्ट थिंग जो हमें सूरज और पानी ने देवताओं के रूप में ये वरदान दिया है। तो ये 4-5 चीजें हैं। और एक चीज जरूरी है आपके लिए कि अगर आप एलपीएस की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, हाँ, जिसने सबसे ज्यादा जो आपके ब्लड से जाता है, हाँ, तो वो आपकी रसोई में है, और वो है करक्यूमिन, हल्दी है? हल्दी, टर्मरिक। आप कच्ची हल्दी लीजिए, हाँ, ठीक है ना। सुबह पानी गर्म करिए, उबालिए, थोड़ा सा उसे कूट के, जैसे हम अदरक को डालते हैं, अदरक भी डाल लें। ओके। और नॉर्मल हल्दी जो पिसी हुई है वो भी, और कच्ची हल्दी भी? कच्ची बढ़िया रहेगी, हाँ, ठीक है ना। पिसी हुई पता नहीं किसने क्या मिला रखा है उसमें, कम से कम कच्ची में किसी ने मिलाया तो कुछ नहीं ना। करेक्ट। तो उसे मिलाइए, और जब वो पानी उबल कर पीला पड़ जाए, ठीक है ना, उसमें हल्का सा सी सोल्ट है तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा।
लेकिन जैसे ही इसे आप करक्यूमिन को पिएंगे, ये जो हल्दी है यह आपकी एलपीएस को, सीबो को और सीफो को, इसकी ग्रोथ को रोकती ही नहीं बल्कि मारती भी है। मतलब एक छोटी सी चीज हमारे घर में है। जी। लेकिन अगर तो आपने एक- चाय पी ली, वो वाली दूध वाली, सुबह उठकर अगर वो दूध वाली चाय पी ली खाली पेट, तो ठीक है। समझ लीजिएगा आपने अपने अगेंस्ट सबसे खतरनाक दुश्मनों को बढ़िया दावत दी है कि मारो और मुझे, क्योंकि उस चाय में मीठा भी है, दूध भी और है, उसमें दूध भी है, उसे पका पका के पका पका के मलाई चढ़ा के, ठीक है ना। और उसके साथ फिर आप व्हीट के बिस्किट भी खाते हैं और ये कहते हैं मैं चाय खाली नहीं पीता हूं। हाँ, आप ये कहो कि मैं चाय के इस जहर को थोड़ा और जहर के साथ पीता हूं। टेस्टी जहर के साथ। बाप रे, तो कई लोगों को तो यही होता है ना कि भाई सुबह चाय जब तक ना पी ले तब तक फ्रेश नहीं हो पाता। बिल्कुल, बिकॉज वो एंकर्ड है, चाय से कोई मतलब नहीं। चाय आपके पेट में गई है, उसके बाद वो 18 घंटे में जाएगी, 20 घंटे में जाएगी आपकी छोटी बड़ी आंत तक, उसका क्या लेना देना आपके स्टूल से। लेकिन बस आपके यहां सेंसर को पता चल गया कि कुछ आ गया है और उसे खाली करना है। चाय से इसको कोई लेना देना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे सिगरेट पीनी पड़ती है, और मैं बड़ौदा में एक बार वर्कशॉप दे रहा था, उसे एक लेडी ने कहा कि राम सर, जब तक मैं सुबह हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ती हूं तो मैं टॉयलेट ही नहीं जाती हूं। फिर मैंने हंसकर कहा, लेकिन 15 अगस्त को नहीं आता, 16 अगस्त को नहीं आता, नहीं 27 जनवरी को आता है हिंदुस्तान टाइम्स। उस दिन कहा मैं जाती ही नहीं हूं 2 दिन, क्योंकि मैं ट्रिगर्ड हूं। मैंने ये इसमें ये नहीं कि ये भी दवाइयां, ये ट्रिगर्स हैं सिर्फ आपके पास। अगर मैं इस समय कहूं थिंक ऑफ योर फेवरेट फूड, मुंह में पानी आ गया ना। हाँ। यानी कि आपकी सोच से इमीडिएटली आपकी ग्लैंड ने काम कर दिया ना। बिल्कुल। इमीडिएटली याद रखेगा, ये तो मुंह में पानी आया, सलाइवरी ग्लैंड ने काम किया। हाँ। इस समय आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड तैयार हो चुकी है कि मानो मेरे लिए फेवरेट फूड आ रहा है। इस समय आपका गैल ब्लैडर तैयार है कि आते ही मैं अपना पंप मार दूंगा बाइल जूस का। इतना ही नहीं, आपके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बदल चुकी है। हर थॉट आपकी गट को और आपकी पूरी बॉडी को बदल रहा है वेगस नर्व के द्वारा। तभी तो मैं कहता हूं माइंड भी पढ़िए और गट भी पढ़िए। पर लोग कहते हैं जब बीमार होंगे तो डॉक्टर हैं। मैं एक किताब में पढ़ रहा था और उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने तय किया कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को ठीक रखना, ये डॉक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहली मेरी है। वो इमरजेंसी के लिए हमारे लिए भगवान है, नो डाउट अबाउट इट। और वो सेंटेंस ये था, इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर यू आर ए फूल। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि सेल्फ मेडिकेशन करना है, मैं ये भी नहीं बता रहा हूं कि आपको क्या खाना है। मैं कभी इस चीज को लाइक नहीं करता हूं कि आप डाइटिशियन से डाइट लिखवाइए। डाइटिशियन को क्या पता आपके गट का? डाइटिशियन को अपने डाइट का पता है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पॉलीफिनॉल खाने हैं तो आपको ब्लूबेरी से भी मिल सकते हैं, और 1 चम्मच वो आप ऑलिव ऑयल ले लें एक्स्ट्रा वर्जिन, ये एसेंशियल है हमारे लिए। रोजाना आपके पास ऐसा फाइबर होना चाहिए जो पेट में ना पचे, न आपकी छोटी आंत में पचे, उसे हम प्रीबायोटिक कहते हैं। अकेसिया पाउडर है, बबूल का जो छाल जो बबूल का गोंद होता है, अच्छा। उसको आप पीस कर खाइए 1 चम्मच, आप देखिएगा कितना जबरदस्त आपके लिए मैजिक हो जाएगा आपके गट में। इसीलिए आप किसी बकरी को देखेगा, ऊंट को देखेगा, गाय को देखेगा, जंगल में आपने इन्हें देखा नहीं, ये बबूल के पत्तों को खाते हैं, जबकि वहां कांटे होते हैं इतने लंबे। बबूल को शायद आपने देखा भी नहीं होगा, नहीं मैंने। मेरे गांव में इतने लंबे कांटे होते हैं, आप उस पर टच नहीं कर सकते। इसीलिए बबूल की और नीम की सबसे ज्यादा दतून बिका करती थी और खाया करते थे हम। हाँ। हमारे लिए जरूरी था उस समय, कहते ये आप नहीं करेंगे। और अगर आप अपने माउथ के बैक्टीरिया को बचाना चाहते हैं तो आप जितने भी ये टूथपेस्ट कर रहे हो ना, ये आप अपने माउथ के बैक्टीरिया को खराब कर रहे हो। क्या करना शुरू करें फिर? वो अलग बता दूंगा, लेकिन इन 5 चीजों को छोड़ दीजिएगा और करक्यूमिन का प्रयोग करिएगा। और उसके बाद आप खूबसूरत बैक्टीरिया को खाइए, ये अवेलेबल है मार्केट में। उन न्यूट्रिएंट्स को आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत अच्छे फाइबर भी अवेलेबल है, उनको भी आप ले सकते हैं। ओके, तो थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं कि जैसे हम लोग अपने गट को हेल्दी बनाने के लिए क्या क्या हमें खाना चाहिए। वो आपने अभी थोड़ा थोड़ा की बताया कि एलएसपी को कंट्रोल करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आपको हल्दी का यूज करना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज और भी है, बीच में मैं रोक रहा हूं। अगर आप इन सीबो और सीफो को पूरी तरह से हाथों से निकालना चाहते हैं तो आपको 2 मैजिक समझने होंगे। वो क्या? मैजिक पहला नंबर यह है कि जितना जो भी गुड प्रीबायोटिक है, यानी कि जो फाइबर है, वो हमारे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को मारता है। तो वो बैड बैक्टीरिया के लिए दुश्मन है। इसलिए अपने खाने में हमेशा प्रीबायोटिक को जरूर कैलकुलेट करें। और अगर आप एक मेल हैं तो करीब करीब 35 ग्राम आपके पास प्रीबायोटिक यानी कि फाइबर जाना चाहिए, और अगर आप वुमेन है तो 30 ग्राम के करीब आपको लेना ही लेना है। अच्छा, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप इस
आई मीन सीबो और सीफो को खत्म करना चाहते हैं तो आपको फास्टिंग करनी होगी। ओके। हम क्या करते हैं कि जैसे हम क्रेविंग हो गई शहरों में, हम हर जगह हमारे पास अवेलेबल है, गांव में भी अवेलेबल है हर जगह फूड, तो आप क्रेविंग से पहले खाना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा यह आपके ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आप अपने ब्रेन सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, तो आप अपने आप को भूखा रखना सीखिएगा। हमारी जो जीन्स हैं वो भूखे रहने के लिए बनी थी, छकने के लिए नहीं बनी थी बार बार। आप देखेंगे कि उस टाइम हम हंटर गैदरर थे, एक बार खाना मिला तो 10 घंटे तक अभी खाने की कोई गारंटी नहीं है। तो जो भूख की वजह से जो हमारे अंदर खूबसूरत मोमेंट आता है वो ये आता है कि जब हम भूखे होते हैं तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया है वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो शांत है, उस समय उनके लिए कोई और काम नहीं है। और लेकिन जो बैड बैक्टीरिया है वो उस समय उन्हें कोई आई मीन शुगर या उन्हें कोई ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप लाइफ में एक चीज को रखें कि मुझे फास्टिंग करनी है, और फास्टिंग का सबसे बढ़िया काम है स्किप योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिएगा। तीसरी चीज यह है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कोई आपको नहीं बताएगा लेकिन डॉक्टर्स को पता है इसका। हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंतों के अंदर एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है, इसे अब मोटर न्यूरॉन ऐसे ही कुछ बोला जाता है, मैं उसकी पूरी फॉर्म याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसका इसलिए नहीं याद कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने उसका नाम अपने लिए डिवाइन मूवमेंट बनाया हुआ है। जब यह होता है कि जब आप खाना खा लेते हैं रात का, शाम का, उसके करीब 3 घंटे तक वो पेट में रहता है। 3 घंटे के चर्निंग के बाद वो छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत उसमें से अपने न्यूट्रिएंट निकालकर पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के साथ उसे आगे की तरफ आगे को धकेलती रहती है, ठीक है ना। और जैसे ही वो बड़ी आंत में जाता है, अब आपकी छोटी आंत खाली हो चुकी है, और अब छोटी आंत आपके माइंड के साथ मिलकर एक गेम खेलती है। इसे हम हाउसकीपिंग कहते हैं। जैसे होटल में जैसे ही पहला मेहमान जाता है, 2 घंटे के बाद चेक इन होती है, तो 2 घंटे में होती है, एकदम से होटल के जो स्टाफ है उस कमरे की सफाई करते हैं। इसे हम हाउस कीपिंग कहते हैं। यही है हाउस कीपिंग आपकी आंतें करती हैं। वो क्या करती हैं कि जैसे ही आपको उनको लगा कि आप पूरी तरह से पेट भी खाली है और हम भी खाली हो गए हैं, खाना आगे तक चला गया है, तो जितनी खाली है छोटी आंत उतनी वो टाइटली बंद होगी। अब वो ऐसे नहीं मूव करेंगी बल्कि वो टाइटली बंद हो जाएगी। टाइटली इतनी बंद होगी कि जितना भी सीफो यहां पड़ा है वो आगे की तरफ जाएगा। फिर आगे की तरफ जाएगा तो अगला पार्ट वो एकदम से फिर टाइट करेगी, वो और आगे सरक गया, फिर ये और टाइट करेगी, और वो जितना भी बेकार का मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली साफ करने के लिए तैयार है, उसे बड़े हाथ में फेंक कर स्टूल के साथ बाहर करने के लिए तैयार है। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि अभी रात को तो खाना आपने कब खाया भाई देवे? 9:30 बजे 10 बजे, फिर तो 1 बजे तक वो आपके पेट में है, 3-4 बजे तक वो छोटी आंत में थोड़ा सा गया, 5-6 बजे तक आपकी मूवमेंट शुरू हुआ है, और ये मूवमेंट 90 मिनट के बाद शुरू होता है। यानी कि एक मूव को करने में आपकी आंतों को 90 मिनट चाहिए। इसका मतलब है अभी 7 ही बजे थे कि आपने क्या किया, फटाफट एक बढ़िया सी चाय पी, और चाय को एकदम से माइंड क्या कहता है, आई हैव गोट अ न्यू कंप्लीट फूड, क्योंकि इसमें शुगर भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फैट भी है, ठीक है ना, इसमें कार्ब भी है, सारा कुछ तो मिल गया। तो एकदम से वो नाते कहती है द न्यू गेस्ट हैज कम, लेट अस स्टॉप इट, और वो हाउसकीपिंग ही नहीं हो रही है। उसको वो फिर जो नया खाना है ना उसको पचाने में, इसीलिए सुबह की चाय और सुबह के नाश्ते को आप डिले करें, जबकि आपको यह बताया गया कि किंग की तरह खाएं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि रात को जब आप भूखे रहते हैं उस समय आपकी हाउसकीपिंग चल रही है। अच्छा चलने दो भाई, फिर खा लेना 6 घंटे में, जितना तुम्हें खाना जमाने भर को तुम ही खाए पड़े हो। कितनी घंटे की फास्टिंग रखनी कम चाहिए? से कम 16 घंटे, 16 घंटे ना, 17 घंटे, और कई बार 24 घंटे की करके देखो, एक ही टाइम खाना खाओ, विद इन 3 डेज आप मैजिक हो जाएगा। ऑटोफैगी कहते हैं इसको हम, भूखा रहने को। ऑटोफैगी के का मतलब होता है कि आपने जीवन ही बदल लिया। इसके ऊपर तो पूरी रिसर्च है, और 2016 का नोबेल प्राइज भी इसी के ऊपर मिला है कि जब हम ऑटोफैगी करते हैं तो अपने बैक्टीरिया को बचाते हैं। हमारी बॉडी सर्वाइव करने के लिए हमारी बैड सेल्स को या डेड सेल्स को खाना शुरू कर देती है, और हम ऑटोमेटिकली अपने बालों को, गालों को, स्किन को बढ़िया कर लेते हैं। अगर हम भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी कैंसर सेल को, बैक्टीरिया को और फैट सेल को खाकर अपना काम चला लेती है। इसीलिए जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा मुंह कसैला हो जाता है। जब हम भूखे रहते हैं तो कई बार हमारी आंखों में से बहुत ज्यादा मैल निकलता है। देखना, फास्टिंग के बाद हमेशा आपकी आंखों में से अगले दिन बहुत मैल निकलेगा। यह बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसका मतलब है आपकी ऑटोफैगी चल रही है। इसका मतलब है आपकी बॉडी इन सेल्स को मारकर फेंक रही है जो बाहर जहां जहां पड़े हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल है, फ्रिज में रखी कुकीज अवेलेबल है, ठीक है ना, और भी कुछ नहीं तो आपके पास मोबाइल है और स्विगी है, और आप अपनी आंतों को
पूरी तरह से। और मैं आपको बता रहा हूं जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हैं ये कभी नहीं हो सकती अगर आप भूखे रहते हैं, और ये हमेशा होती है जब आप छके हो, आई मीन ज्यादा खाना खाते हैं। तो दिस डिजीज आर बिकॉज ऑफ यू आर टेकिंग टू मच फूड। जब जब फूड की कमी पड़ी है वर्ल्ड वार के टाइम पर, यह पाया गया कि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज नहीं थी, ये रिपोर्ट में दिखा दूंगा। और जैसे ही एकदम से फूड आया प्लेंटी में तो पाया गया कि कई डिजेनरेटिव डिजीज जिनका नाम मैंने लिया है, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, ये पार्किंसन, ये आनी शुरू हो गई थी। याद रखिएगा, यह बैक्टीरिया को, बेर बैक्टीरिया को मारने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑटोफैगी करें, और ये गुड बैक्टीरिया ऐसे में अपना पूरा काम करते हैं, आपको हील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, सुबह के नाश्ते को डिले करें। और ये भी होता है ना कि शाम को सूरज छिपने से पहले, सनसेट से पहले खाना खा लें। हाँ, हम उस पर भी बात करते हैं क्योंकि वो सर्केडियन और अल्टेडियन रिदम को हमें जानना होगा, उसके लिए कभी डिफरेंट होगा। हाँ, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे अभी भी मेरे जहन में है। एक हम लोग बात कर रहे थे रोल ऑफ बैक्टीरिया इन रिलेशनशिप। बहुत बड़ा बैक्टीरिया का रिलेशनशिप के लिए रोल है। इतना ही नहीं, एक पार्टनर को ढूंढने के लिए इन बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। कैसे सर? एक पार्टनर को ढूंढने के लिए तो लोग ऑनलाइन बैठते हैं, यहाँ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं जिस किताब का नाम ले रहा हूँ उसका ये रिपोर्ट उसमें है, और ये बर्न यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ लड़के लड़कियों को लिया एक हॉस्टल में, ठीक है, कॉलेज में। हाँ। और उन लड़कों की टी शर्ट को लिया जो उन्होंने रात पहनी थी सोते हुए, और उन्होंने कहा आपने जो भी टी शर्ट रात पहनी थी वो हमें दीजिएगा। और उन टी शर्ट्स को कुछ गर्ल्स को दिया गया कि इनको आप स्मेल करें और पाए कि whom you are liking, जबकि उसमें कोई स्मेल नहीं थी। समझ गए मेरी बात? यह हो रही होगी तो पसीने की रही होगी, बट उस स्मेल को लेकर उन लड़कियों ने अपनी चॉइस दी कि मुझे ये टी शर्ट वाला पसंद, आई मीन अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही रैंडमली। लेकिन जैसे ही इसकी कोई थोड़ी सी आगे एनालिसिस की गई तो वो चौंकाने वाली थी। क्या? वो ये थी कि जिन लड़कियों ने जो टी शर्ट ली थी, जब उन लड़कों को उनके इम्यून सिस्टम को चेक किया गया जो बैक्टीरिया पैदा करता है, और इनके इम्यून सिस्टम को चेक किया गया, तो ये पाया गया कि इन लड़कियों के पास जो इम्यून सिस्टम में कमी थी वो कमी उन लड़कों के इम्यून सिस्टम को पूरा कर रही थी। यानी कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये था कि इनका माइंड उस स्मेल को क्रिएट कर रहा था या ले रहा था या उस विजडम को क्रिएट कर रहा था थ्रू इंस्टिंक्ट ओनली, जो गट से आती है, कि अगर ये कोई बच्चा पैदा करते हैं तो वो अधिक से अधिक लाइफ जिए, हेल्दी रहे और लंबी उम्र जिए। कमाल की बात तो ये थी कि जिन लड़कियों ने कॉन्ट्रासेप्टिव लिए होते, जो बेसिकली हमारे गट के बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए मैं सभी गर्ल्स से कहूंगा, स्पेशली लेडीज से, जो अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स खा रही हैं, तो वो गट बैक्टीरिया को बहुत नुकसान करता है। तो जिन लड़कियों के गट बैक्टीरिया में थोड़ी गड़बड़ थी, जिन्होंने एंटीबायोटिक लिए थे, या जिन लड़कियों ने उस समय डियो लगाया हुआ था, कोई क्रीम, कोई खुशबू लगाई हुई थी जिससे वो इसे नहीं पढ़ पाए, या फिर जिनके बैक्टीरिया में किसी वजह से गड़बड़ थी, या जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए हुए थे, उन्होंने जिस टी शर्ट को चेक किया गया वो थी कि जो इम्यून सिस्टम इसका था वही उसका था, उनमें आपस में मिलकर कोई बेनिफिट होने वाला नहीं था। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये बर्न यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, और ये शायद 2010, 11, 12 की बात ही है, यानी कि इट्स नॉट वेरी ओल्ड, बिकॉज 2006 के बाद तो बैक्टीरिया की बात हुई है। इतना ही नहीं, हाँ। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपके पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का बैक्टीरिया नहीं है तो फिर आपके पास सिंपैथी नहीं एम्पैथी नहीं रहेगी, और आपकी दोस्ती टूटेगी, आपके पास किसी के प्रति सहानुभूति नहीं होगी, और कई बार तलाक भी हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट को आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं? इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया अवेलेबल है मार्केट में, न्यूट्रिशन की तरह आप उन्हें ले सकते हैं। और आपको बस इतना सा याद रखना है कि जितने किसी भी कैप्सूल में नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए, इनका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। लेकिन खास बात यह होती है कि कई बार जैसे हम इन कैप्सूल्स को लेते हैं उस समय हमें फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाने चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आपने कैप्सूल लिए तो ये पेट में जाकर इनके ऊपर जैसे एसिड की रेन होती है तो अधिकांश बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो उस समय आप फर्मेंटेड फूड को भी लें, फाइबर भी बढ़िया तरीके से खाते रहें,
और हाँ, स्ट्रेस फ्री रहें, यानी कि आपके माइंड के अंदर कोई तनाव ना हो, तो आप 100 साल जिएंगे बढ़िया तरीके से। ना आपको डिमेंशिया होगा, ना आपको डायबिटीज होगी। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हम लोग है ना अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं। डेफिनेटली वो आपकी बातों से समझ में आ गया कि आप सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। तो क्या हम लोग अपने गट को नेचुरली कैसे उसको हेल्दी बना सकते हैं, उसके आप हमें कुछ लोगों को कुछ टिप्स में या कुछ ऐसे चीज़ें बता दीजिए जो वो अपने इजीली अपने तरीके से कर सके। देखिए, पहले किसी सप्लीमेंट्स को लेने की जरूरत ना पड़े। पहले तो उन चीजों को छोड़ दीजिएगा जो मैंने कहा। ठीक है, वो तो हो ठीक गया। है ना, हाँ। ऑटोफैगी करना शुरू करें। आप अपने जो छोटी आंत में एक बैक्टीरिया आकर मेंशिया को ग्रोथ देने के लिए आप 1 चम्मच अगर या 2 चम्मच ओलिव ऑयल ले लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन, तो ये मैजिक है। अब वो आकर मेंशिया नाम के बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है, और ये आकर मेंशिया आपकी उस जीन को एक्टिवेट करता है जो जीन आपकी गट की लाइनिंग को रिपेयर करती है। तो आप उसको बनाए रखिएगा। फ्रूट्स खाइएगा, फाइबर खाइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ऐसे फ्रूट्स खाने जो महंगे हों, लेकिन जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको खाइएगा। ग्रीन सैलड खाइएगा। कोशिश करिएगा कि वो पत्ते भी खाएं, जिनको लीफी ग्रीन्स कहते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा पेस्टिसाइड ना हो, यद्यपि ये मिलना मुश्किल है। और सबसे बढ़िया बात है कि आप सीड्स खाना शुरू करें, और कोशिश करें कि आप जंक फूड से बचें, बियर से बचें। ठीक है ना, यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, जो भी जहाँ पर भी ग्लूटेन है। अगर आप लीवर से परेशान हैं, तो मैं फिर यही कहूँगा कि अगर लीवर को बचाना है तो अगले 3 महीने के लिए ना आप कोई केमिकल, ना कोई साबुन, ना कोई शैम्पू, और ना ही कोई कंडीशनर या फिर सनस्क्रीन के लिए कोई क्रीम लगाइए। ये डायरेक्टली आपके ब्लड में जाकर आपके लीवर को ये केमिकल्स परेशान कर रहे हैं, जिनके लिए लीवर नहीं बना। अगर आप किसी चीज को खाते हैं तो पहले वो मुंह में जाता है, फिर पेट में, फिर छोटी आंत में, तब वो आपके ब्लड में जाता है। जब आप चीजों को चेहरे पर लगाते हैं, स्किन पर लगाते हैं, वो डायरेक्टली आपके लीवर में जाता है पोर्टल वेन के द्वारा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी खुश रहिएगा। जितनी पेनफुल मेमोरी है उन्हें हटा लीजिएगा। वर्कशॉप अटेंड करिए, बढ़िया सी किताबें पढ़िए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गट के लिए भी ये वर्कशॉप उन्हें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप राम वर्मा सर के गट हेल्थ को लेकर के वर्कशॉप 2 घंटे की लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप डेफिनेटली उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि राम वर्मा सर अगर आपको 2 घंटे अपने दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे करते ही आपकी लाइफ ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। जैसे सर आपने अपनी ये मेरी तरफ से फ्री रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, बिल्कुल फ्री है। और वो 2 से नहीं 2-3 घंटे के लिए होगा, और मैं उसमें सब चीज़ें और इससे आगे की बताऊंगा, और उसका लिंक हम दे देंगे। आप सभी लोग उसको ज्वाइन करिएगा। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड आई विल ऑफर सम गुड रेफरेंसेज और राइट अप्स ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत लकी हूँ कि अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मेरे दर्शकों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जाते जाते अगर आप हमें दर्शकों को कुछ कहना चाहे तो यही कह रहा हूँ कि बढ़िया खाना खाइए, बढ़िया गोल बनाइए, बढ़िया तरह से जिएं, सुबह रोजाना हंसें, ग्रेटिट्यूड में जिएं कि मानो सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही है। और कई बार इंटरनल लाफ जरूर किया करें कि मानो आपका गट हंस रहा है, आपका लीवर हंस रहा है, मानो आपका हार्ट नाच रहा है, आपके लंग्स मानो गाना गा रहे हैं। इंटरनल वर्ल्ड में जाकर इमेजिन करिए कि आप अपने बैक्टीरिया को रोज कह रहे हो, यार मैं हूं ना तुम्हारे लिए, खुश रहो, और इमेजिन करें वो नाच भी रहे हैं। इट विल इम्पैक्ट देयर लाइफ पॉजिटिवली। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच।